क्या आप अभी जिस इंडस्ट्री में आप हो उस इंडस्ट्री में और लोगों को घुसने का एडवाइस करोगे? Starting from India to Canada, Canada to Dubai, now you are helping investors also. Yeah. ये आपके happy clients की क्या story है? So when I went to Dubai because I grew up in Canada, तो I knew कि यहाँ के challenges क्या हैं, तो I started focusing on कि US और Canadian North Americans को दुबई में कैसे इन्वेस्ट कराना, क्या बेस्ट तरीका है। पर्सनल ब्रांडिंग आज की डेट में मैं ये बोलता हूँ कि हर एक बंदा अपनी एक मीडिया कंपनी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कह रहे तेरे घर में तेरे पास इमिग्रेशन सपोर्ट पड़ा है, तू पागल है, तू बाहर जा रहा है लोगों के पास। हमने फिर ये चीज़ डिसाइड कर ली थी 24/7 365 डेज फिर हम अपने बिजनेस को लेंगे। और आजकल की जनरेशन को ये चीज़ें चाहिए क्योंकि पूरी G7 कंट्रीज़ में बिल्कुल कनाडा टॉप पे आता है डेट में। एलेक्स हॉर्मोज़ी ने एक चीज़ बोली थी जो मेरे साथ बहुत रेजोनेट हुई। आपको अपने प्राइसेस घटाने की बजाय बढ़ाने चाहिए। अगर आप प्राइसेस अपने घटा रहे हो तो यू आर एक्चुअली डूइंग डिससर्विस टू योर क्लाइंट्स। मेरा खुद से प्रॉमिस है, मेरी मम्मा से प्रॉमिस है कि मैंने सिर्फ 30 तक काम करना है एंड 30 तक मैं इतना काम कर लूँगा कि मेरी आने वाली 1 जनरेशन 2 जनरेशन के लिए मैं ठीक कर दूँगा। जब आपने इतनी स्ट्रगल देख के आपने एक पहला 50,000 या 80,000 या $1,00,000 जो भी अपने बैंक अकाउंट में आता हुआ देखा, क्या फीलिंग थी? एंड दुबई के साथ कनेक्शन कैसे, लाइक फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, कनाडा टू इंडिया, दुबई कहाँ से आया? ओके सो इस स्टोरी में, हाँ, इस स्टोरी के ये स्टोरी मैंने आपको बताया जैसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं इस स्टोरी की। हाँ जी। बट ये स्टोरी स्टार्ट होती है दुबई वाली आई वुड से 2023 में when I started exploring Dubai for investments and I asked my family कि मुझे कुछ करना है दुबई के अंदर एंड मैं 2024 तक दुबई नहीं गया। ठीक है, कभी भी नहीं, कभी मतलब एक बार गया घूमने फिरने, ऐसे मतलब कभी भी ऐसे वो नहीं गया एज अ कोर इन्वेस्टर कि मुझे कुछ माइक झंडे गाड़ने ही है, अपनी फैमिली का नाम बनाना है, मेरे को कुछ लेगेसी बनानी है। मेरे अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर भी होगी। आई फील लाइक कि जो बंदा यहाँ आ जाता है अपना घर बार छोड़ के, उसके अंदर एक लेगेसी एस्पेक्ट या जनरेशनल वेल्थ वाला एस्पेक्ट बिल्कुल होता अपने आप आ जाता है कि मैंने वो करना है जो किसी ने नहीं। यू कैन रियली हेल्प इट, हाँ, वो आ जाता है। तो मेरे को लगा था यार चलो ठीक है, चाहे मैं कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा ना, मतलब एक आध कोई स्टूडियो ही ले लिया मान लो, $1-1.5 लाख का आ जाता है, उस टाइम पे आ जाता था। अच्छा, $2 लाख का कुछ भी ले लो, कुछ भी, बस एक मतलब एक अपनी एसेट बोल एक अपने नाम की छाप छोड़ दो दुबई के अंदर कि हमारा दुबई के अंदर कुछ है। मान लो कल को घर वालों ने जाना हो या कल को मुझे ही कहीं जाना हो तो घूमने जाना हो तो घर होना चाहिए। एग्जैक्टली राइट। तो उस सेंस में मैं दुबई गया कि यार ठीक है अब कुछ जाके एक्सप्लोर करते हैं। एंड आई फाउंड कि दुबई केम आफ्टर माई सन। मेरा बेबी बॉय हुआ फरवरी में एंड एट दैट टाइम ब्रो इट वाज अ लिम्बो सॉर्ट ऑफ। हर एक की लाइफ में ना एक ऐसा पीरियड आता है कि जब आपको समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल, और मेरी ग्रोथ के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, करियर को तो छोड़ दो, ग्रोथ को 1 मिनट के लिए पकड़ो कि यार आप कोई आपसे पूछेगा आपका 6 महीने का क्या प्लान है, 1 साल का क्या प्लान है, 5 साल का क्या प्लान है, आपको पता ही नहीं होता यार। मतलब एक कोई हर एक की लाइफ में ये टाइम आता है, जेन्युइनली बिलीव दैट। बिल्कुल, ठीक है, तो मेरी लाइफ में वो टाइम था 2023 एंड से लेकर आई वुड से 2024 मिड तक। मेरा बेबी हुआ, आई वॉजंट श्योर कि मैंने क्या करना है। सब कुछ यहाँ पे चल रहा था, सारी प्रॉपर्टीज़ वर ऑन रेंट। मेरा एयरबीएनबी का बिजनेस चल रहा था। आई हैड टाइड अप इन कॉर्पोरेट रेंटल्स विद टोयोटा, विद अदर कंपनीज, EY, Deloitte in Kitchener Waterloo. तो एवरीथिंग वॉज रनिंग बेसिकली a well oiled machine. And I was like यार what's next, मतलब ये थोड़ा ना करता रहूँगा मैं, कुछ where's the kick? तो we decided कि यार now we have a baby. I haven't lived like मेरे डैड ने मेरी कोई ग्रेजुएशन, कोई बर्थडे, कोई माइलस्टोन, कोई मैंने गाड़ी ली, लाइक माई स्पोर्ट्स कार वॉज अ बिग जंप। आई बॉट अ मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार। मैं अल्टीमा चलाता था, मॉन्ट्रियल से मैंने ली थी $7,000 की।
उससे मैंने जंप करी सीधा स्पोर्ट्स कार पे. इट वाज अ बिग जंप एंड आई वांटेड जेन्युइनली कि मेरा कोई फैमिली का मेंबर, एटलीस्ट माय डैड शुड हैव बीन हियर, कि हमारे घर में कोई भी कार आती है तो पापा डिलीवरी लेते हैं कार की. वो बना हुआ है, मतलब कि पापा ही लेके आएंगे. तो मेरा मन था यार पापा लें, वो नहीं हो पाया. तो मेरे पापा ने मेरा कुछ भी नहीं देखा. जितनी मैंने मतलब घर बनाए, जो मैंने बिजनेस किया, जो लोग मुझसे मिले, जो मेरा नेटवर्क, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने. तो मेरे को ये था यार कि अब हो गया 14 साल मैं रह लिया यहाँ पे. यू नो इट्स बीन 14 years. नाउ आई नीड टू गेट बैक होम, राइट. माई डैड्स एजिंग, ही इज टर्निंग 60 this year. My Taya is like, we are very close knit family. My Taya is like 70, mid 70s. काम संभालने के लिए कोई चाहिए, उनको संभालने के लिए कोई चाहिए. बिल्कुल. तो we should go. And I used to have a government job here. I used to do business development with EDC. Okay. Doing large loans for Canadian corporations. मतलब hundreds of millions of dollars in loans I'm talking about. अच्छा. No small loans, no million, इक्के दुक्के million वाले नहीं करती थी हमारी company. Okay. We used to deal with big size loans just to help Canadian companies set up overseas, do international trade and all that. So I had a good job, decent job, stable job, everything. मन नहीं लगा. जॉब वाला मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को. जोन सी मेरी जॉब लगी, कुछ ना कुछ इशू मेरा होता गया. तो उस चीज़ के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी आ गया था. बट एनीवेज, सो वी वेंट टू इंडिया. मेरी वाइफ की जॉब थी, है मतलब EDC में, सेम कंपनी में, वो भी गवर्नमेंट में करती है. एंड वी वेंट टू इंडिया. शी वॉज ऑन मैट लीव 18 महीने. तो वी लिव्ड इन इंडिया फॉर अबाउट 11 months. वहाँ पे जो बातें हो रही, यहाँ पे आई वॉज सो टायर्ड ब्रो कि मतलब जिन लोगों के आसपास में था उस टाइम पे, दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एट ऑल. इट वॉज सो डूम एंड ग्लूम. मतलब कनाडा का ये हो गया, हाई कनाडा, हाई कनाडा, ये हो रहा, हाई कनाडा, हाई कनाडा. मतलब यार ऐसा हो रहा था कि कहाँ आ गए हो यार. मतलब लाइक आई हैड नेवर सीन सिंस 2010 अप अंटिल 2024. मैंने इतना ज़्यादा हाई केओस नहीं सुना था. इतना केओस, कनाडा को लेके नहीं इतनी नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं सुनी थी. और मेरा माइंडसेट वाज completely, क्या हो गया भाई, completely fucked up basically. Sorry for my French. तो we went to India. वहाँ पे यार बातें हो रही हैं ग्रोथ की, ये चीज़ें कैसे एक्वायर, मतलब मेरे दोस्त यार बैठ रहे हैं भाई, वो प्लांट एक्वायर करना है, स्टील प्लांट लगाना है, कॉपर प्लांट लगाना है. यू नो मैं गोल्ड का सप्लाई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, डायमंड का सप्लाई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ. सो आई वाज लाइक यार ओके, this is what I needed. Like I needed a change. And that's how Dubai sparked up again. I was like okay, मैं कुछ जाके देखता हूँ. So when I went to Dubai, I explored not just for the regular person, because I was Canadian, because I lived in Canada, because I grew up in Canada. तो I knew कि यहाँ के challenges क्या हैं और challenge को कैसे opportunity में बदलना है दुबई में. तो I started focusing on कि US और कैनेडियन नॉर्थ अमेरिकन्स को दुबई में कैसे इन्वेस्ट कराना है, क्या बेस्ट तरीका है, कैसे टैक्स वाला होगा, क्या स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, किस हिसाब से लेनी है, कौन सा डेवलपर होना चाहिए, क्या रिसर्च आपको करनी है. वो सारी चीज़ें मैं आज भी वही कर रहा हूँ और मैं इंडिया में वही कर रहा था. राइट. सो दैट्स व्हाट आई डू. एंड बेसिकली नाउ बाय चांस ही जो सिनर्जीज हैं मेरे मॉर्गेज बिजनेस की और जो दुबई वाला बिजनेस है, वो ऐसी बन गई है कि लोग मेरे पास आते हैं कि यार लक्ष्य हमारी ये प्रॉपर्टी है, अब बताया कि दुबई में कुछ लेना है, इससे क्या कर सकते हैं. 3-4 प्रॉपर्टी यहाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो किक ढूंढ रहे हैं लोग, उनके पास प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एसेट्स हैं यहाँ पे. तो नाउ दे वांट टू नो कि यार दुबई में अब क्या कर सकते हैं. कैश आउट करना. एग्जैक्टली. कैश आउट भी नहीं, रीफाइनेंस करा लिया, कुछ भी, मतलब बेसिकली एक्सपैंड देयर पोर्टफोलियोज. तो वो चीज़ मेरे को समझ भी आती है, मज़ा भी आता है, और लोगों को भी मज़ा आता है उस चीज़ के अंदर. ओके. या दुबई के लिए आपने कोई स्पेशल लाइसेंस लिया, यू गॉट रजिस्टर्ड विद एनी ब्रोकरेज, और लाइक दुबई के साथ कनेक्शंस कैसे जुड़े? सो व्हेन आई वाज इन इंडिया आई गॉट माय रेरा लाइसेंस. रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंस. तो रेरा दुबई में भी है, रेरा इंडिया में भी है. अच्छा. सो आई स्टार्टेड विद इंडिया. मेरे पास रेरा का इंडिया का लाइसेंस है, गुड़गांव का, हरियाणा का. सो आई स्टार्टेड देयर एंड got registered with a brokerage in Canada. Okay. And also in Dubai for selling Dubai properties to Canadians. Okay. Now वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको realtor license particularly होना ज़रूरी नहीं है if your brokerage is RERA licensed.
तो जो these brokerages are RERA licensed, तो मैं इनके अंडर काम करता हूँ, तो मुझे particularly लाइसेंस होने की ज़रूरत नहीं है. I am tied up with guys who are licensed in Dubai. Okay, so you just need to maybe retain the good clients and Yes. Okay. That's right. Yeah. Okay. And like you will take care of the funding and you will take care of the property too. Exactly. तो मेरा जो वैल्यू प्रॉप है वो ये है कि यार we take care of the funding in Canada. Okay. Right, the finances in Canada. So we design it in a way कि अगर आपको दुबई में इन्वेस्ट करना भी है, क्योंकि यार देखो ये this is not a new concept. People have been doing investing in Caribbean, in Mexico, in all sorts of vacation destinations through while in Canada, right? तो दुबई इज़ नो डिफरेंट. बट दुबई में ऐसा होता है कि दुबई का जो लाइफस्टाइल बेनिफिट्स हैं, जो वीज़ा बेनिफिट्स हैं, जो रेजिडेंसी बेनिफिट्स हैं, जो टैक्स रेजिडेंसी है, दैट आउटवेज एवरीथिंग. लाइक देयर इज़ नो टैक्सेस, देयर इज़ luxury lifestyle at an affordable price. Basically affordable luxury, but top level luxury. गाड़ियाँ सस्ती हैं, गैस सस्ती है, ठीक है. रेंट डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हो वो भी यहाँ से सस्ता है. डिपेंडिंग अगर आपको चाहिए आप डाउनटाउन दुबई में, कोर दुबई में रहो, तो फिर थोड़ा महंगा है ऑब्वियसली, जस्ट लाइक डाउनटाउन टोरंटो. बट वैसे कितना महंगा मंथली रेंटल वगैरह वहाँ 1-2 बेडरूम के 3 बेडरूम के क्या है? यार मेरे को स्टूडियो और 1 बेड का पता है. मैंने 2 बेडरूम का तो अभी तक किसी के लिए देखा ही नहीं है. जो कैनेडियंस है मेरे पास जो आ रहे हैं, दे आर यूजुअली आस्किंग फॉर स्टूडियोज और 1 बेडरूम. क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी फैमिली ने रीलोकेट भी करना है, ये फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं यार, आप जाके देखोगे, कैनेडियंस इन दुबई, कैनेडियंस इन यूएई, there's multiple posts every day कि we are relocating with family, we are relocating to Dubai, we are relocating to Dubai. So होता ये है कि अगर फैमिली ने मूव होना है तो पहले एक बंदा जाता है, ठीक है, पूरा डायनामिक्स चेक करता है, tries to get a job, tries to get the visa, everything sorted out, all the rental situation, everything, मतलब बैंक अकाउंट, पेपर वर्क, लाइसेंस, ये वो सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. ऑल द हाउस क्लीनिंग आइटम्स लाइक द लॉन्ड्री लिस्ट होती है. उसके बाद दे गेट देयर फैमिली. सो फर्स्ट 6 महीने 8 महीने किसी बंदे को स्टूडियो या 1 बेडरूम की ही ज़रूरत होती है, राइट. एंड दोज आर, इफ़ यू आर लुकिंग इन डाउनटाउन दुबई, यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर अ स्टूडियो, आई वुड से 8 to 11,000 dirhams. 8 to 11,000. तो आपका हो गया, 1 मिनट बता देता हूँ आपको, 8,000 dirham आपका हो गया ऑलमोस्ट $3,000. या तो वो जगहें महंगी हैं, ओके, राइट. बट देयर आर अफोर्डेबल प्लेसेस. गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एयरबीएनबी टू. प्रो इट्स बूमिंग. एयरबीएनबी जो डाउनटाउन दुबई वगैरह है वो तो अब काफ़ी सैचुरेट हो गया है. सैचुरेट बहुत है यार, बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया है. लेकिन जो बाकी जगहें बन रही हैं, लाइक रसल खेमा, जहाँ सबसे बड़ा कसिनो आ रहा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो रसल खेमा में आ रहा है, जो दुबई से बिल्कुल पास में है, राइट. वो वन ऑफ द 7 एमिरेट्स है रसल खेमा. ओके. सो देयर इज टन्स ऑफ डेवलपमेंट्स हैपनिंग. एयरबीएनबी का नाइटली रेट वहाँ पे अभी आई थिंक इट्स क्लोज टू $700-800 अ नाइट, USD अ नाइट. जब कसिनो बन जाएगा 2027-28 में, आई कैन इमेजिन वो 1200-1500 टॉप जाएगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो बन रहा है, राइट. अदर अपॉर्चुनिटी फॉर एयरबीएनबी इज ऑल्सो इन दुबई क्रीक हार्बर, दुबई मरीना. ये वाली जो सारी जगह हैं, दे हैव गुड व्यूज़, बुर्ज खलीफा व्यूज़, बट स्टिल अ लिटिल बिट आउटसाइड द केओस. ओके, थोड़ा सा मतलब साइड पे आ जाते हो आप. लेकिन रेंट भी कम होगा, थोड़ा कम होता है, लेकिन ये मेन जगह हैं, राइट. Okay. तो इनमें स्प्रेड काफ़ी बन जाता है, आपका जो डेल्टा होता है काफ़ी बन जाता है, बट रेंट्स आर अप देयर. और प्लस दुबई के अंदर ये चीज़ है कि इफ़ यू आर अ रेंटर इन या टेनेंट इन दुबई फॉर समबडी, यूजुअली पीपल आस्क फॉर लाइक 6 to 12 months ऑफ रेंट अप फ्रंट. ओके. या एंड स्पेशली इफ दे नो कि आपने कुछ बिजनेस करना है, तो दे आस्क फॉर 6 to 12 months ऑफ रेंट अप फ्रंट. अच्छा, पूरे 1 साल का रेंट अप फ्रंट. या डिपेंड्स ऑन योर लैंडलॉर्ड टू. लाइक अगर आपकी सेटिंग अच्छी बैठ गई, आपको बंदा समझ आ गया, उसको आप समझ आ गए, तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकती है. बट यूजुअली 6 to 8 months 12 months वो ले लेते हैं अप फ्रंट ही. अप फ्रंट. या ओके.
या तो सेटअप कॉस्ट बढ़ जाती है. सेटअप कॉस्ट ज्यादा है. Setup cost बढ़ जाती इट्स नॉट अबाउट कि जो कनाडा की तरह लाइक फर्स्ट एंड लास्ट एंड डन Yeah. आउट फ्रॉम द पिक्चर. Yeah. So it's a little bit different dynamic, but वो सिटी यार आप ऑनलाइन रिसर्च करोगे, वो दैट सिटी इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर. मतलब वहाँ के टॉप ऑफ द क्रेम डाला क्रेम, मैं बोलता हूँ टॉप ऑफ द वर्ल्ड दुबई बैठा है. जिसके पास पैसा है वो दुबई है. बिल्कुल. मतलब इंडिया का खपाया हुआ दुबई है, पाकिस्तान का खपाया हुआ दुबई है, बांग्लादेश का खपाया हुआ दुबई है, यूक्रेन रशिया का खपाया हुआ दुबई है. तो वो मिड पॉइंट है हर जगह के लिए. ठीक है. और आजकल क्या हो रहा है कि जो सारी कंपनीज हैं, जैसे आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी एयरबीएनबी आर्बिट्राज कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनीज होगी, कनेडियन ट्रेडिंग कंपनीज, यूएस ट्रेडिंग कंपनीज, दीज कंपनीज वांट टू बी इन दुबई बिकॉज दे कैन वर्क 24/7. यहाँ पे जो डेस्क है आपका, ट्रेडिंग की बात करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग की, जो डेस्क है यहाँ पे, आप यूएस की मार्केट कर सकते हो, आप कनाडा की मार्केट कर सकते हो. दैट्स इट. यूर लिमिटेड. ठीक है. आप इंडिया में बैठे हो, आप ठीक है, आप कर सकते हो यूएस की मार्केट, लेकिन आपको ऑफ आवर्स बिठाना पड़ेगा. एग्जैक्टली. ठीक है. आपको लंदन की मार्केट आप कर सकते हो इंडिया बैठे हुए, ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है. आप दुबई बैठे हो, वहाँ होती है सुबह, यहाँ होती है आई थिंक शाम होती है इधर न्यूयॉर्क में, ऐसे कुछ होता है. दोपहर शाम मिक्स मतलब वो जो बीच वाला टाइम सा होता है. ठीक है. तो आप वो डेस्क ऑपरेट कर सकते हो. बिल्कुल. ठीक है. दुबई बैठे हो आप इंडिया डेस्क ऑपरेट कर सकते हो. दुबई बैठे हो आप जापान डेस्क ऑपरेट कर सकते हो, लंदन कर सकते हो, यूएस कर सकते हो, कनाडा कर सकते हो, रशिया कर सकते हो, कहीं पे भी आप बेसिकली यू कैन वर्क एनीवेयर यू वांट. जो 9 to 5 वाला कुछ नहीं है सारी कब ब्रो. वहाँ 9 to 5 है ही नहीं. वो भी है, ये भी है. वहाँ 9 to 5 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वहाँ लोग पागल हैं. मतलब वो ग्रोथ, सक्सेस, इन चीज़ों के पीछे वहाँ लोग पागल हैं. मतलब आप जाओगे, आपको लगेगा कि आप हुज हु हो वर्ल्ड के. मतलब आप यहाँ पे बेंटली चलाते हो, आप रोल्स रॉयस चलाते हो, आप जेट चलाते हो, आप जो मर्जी चलाते हो. देयर इज समबडी बिगर इन दुबई सिटिंग देयर. आपसे कोई बड़ा आपको आपकी जगह दिखा देगा. और हम्बली, मतलब आप कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास तुझसे ज़्यादा पैसा है. वो दिख जाएगा. सड़कों पे जाते हुए नंबर प्लेट दिख जाती है, जेट दिख जाते हैं, यॉट दिख जाते हैं. तो देयर इज ऑलवेज सम अ बिगर फिश इन दुबई. मतलब मैं मायामी गया था फर्स्ट टाइम 2022 में. इट ब्लू माई माइंड अवे. मायामी में जो मैंने देखा, दुबई उसके 5 टाइम्स है. इट्स क्रेजी. crazy so Miami is a baby right now. Baby. Crazy out there in Dubai, bro. Nice. Yeah. बाकी आई गेस आपने जैसे बात छेड़ी थी फॉर फेथ, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट. आई डोंट नो हमारे पास क्या टाइम है क्या नहीं है, बट थोड़ी बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक की लाइफ में एक लिम्बो का स्टेट आता है. यू डोंट नो व्हाट टू डू. सो आई गॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी क्वाइट अ बिट. एंड when I started reading up things खुद ही just out of curiosity, खुद ही when I started reading things, तो जो मुझे समझ आया कि जो मेरे चार्ट्स की प्लेसमेंट्स हैं, लोग आपने सुना होगा शनि देव होते हैं, शुक्र होता है, गुरु है, ये सब सारे 9 प्लैनेट्स हैं. तो जो मेरी शनि देव की जो प्लेसमेंट है, that does not allow me to have any shortcuts. ठीक है. या फिर any silver spoons, या फिर any handouts. मतलब मुझे कोई, मेरा काम बन भी रहा होगा ना कि आसानी से बन रहा है, वो नहीं बनेगा. वो मुझे समझ आ गई थी. और जब मैंने लुक बैक किया यूनिवर्सिटी में, मेरे पास मेरी सारी जगह एडमिशन हो गया था. आई गॉट 98.6% इन ग्रेड 12 एज अ GPA, जो टोटल क्यूमुलेटिव एवरेज होती है. ठीक है. तो 98.6 थी. मेरा कहीं पे भी एडमिशन, मेरा हर जगह हो गया था. बिल्कुल. रिचर्ड आईवी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, क्वींस यूनिवर्सिटी, एवरीवेयर. आई स्पेसिफिकली चोज द हार्डेस्ट यूनिवर्सिटी. क्यों? उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये सबसे आसान हुआ है, क्योंकि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो वहाँ रहता है, वो वहाँ पढ़ता है. तो मैंने कहा यार मैं और कहाँ जाऊँ, यहीं चला जाता हूँ. ठीक है. और वो हुआ क्या, दैट वाज द हार्डेस्ट थिंग I faced till date in my life. I look back now, I laugh now because वो निकल गया फेस. बट वो चीज़ मुझे, एक चीज़ वो समझ आई, और एक चीज़ ऐसे आई. आई जस्ट टर्न 30 2 days ago, June 23rd. Belated happy birthday. Thank you bro. तो
वो बोलते हैं कि जिसकी शनि की ये प्लेसमेंट होती है 30 से 35 साल तक आपको लाइफ में सिर्फ लेसन्स ही मिलेंगे, ओके। सिर्फ लेसन्स हैं आपके लिए। मतलब एस्ट्रोलॉजी पूरी आती है? नहीं, मतलब पूरी इन द सेंस मतलब नॉलेज है? कोशिश करता हूँ यार पढ़ने की, ऐसे नॉलेज। कैसे मतलब हाथ देखते हो? नहीं अच्छा ठीक है। ब्रो, नहीं, अपनी वो जो ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर होता है कुंडली वाला, वही अच्छा, तो वो चार्ट देख के आप समझ जाते हो? नहीं, इतना मेरे को सिर्फ अपने चार्ट के में पता है। अच्छा, ओके। मेरे को सिर्फ अपने चार्ट का। अच्छा, फिर वो क्या हुआ कि आप जब YouTube पे ऐसी वीडियोस देखते हो तो एल्गोरिदम जो होता है वो अपने आप आपको ऐसी ऐसी चीज़ दिखाता है, आप नंबर 4 हो, आप नंबर 5 हो, आप नंबर 6 हो। तो वो चीज़ें में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी में भी थोड़ा सा देखा। तो वो चीज़ें मेरे को थोड़ी बहुत करती हैं, लेकिन इट प्लेज अ बिग रोल इन माई लाइफ इन द सेंस कि जो भी आज मैं हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली माई फेथ, माई रिलीजन। और जो रिलीजन मैं भूल गया था, like when I was in university, I was pretty much whitewashed, right? वो religion, वो भगवान की पूजा, ये सब मंदिर आना जाना, ये सब मैं भूल चुका था, because जब लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है ना, तब बंदा ऊंचे घोड़े पे बैठा होता है, भाग रहा होता है तेज, तब कुछ नहीं समझ आता। जब गिरते हैं तब भगवान याद आता है। और फिर जब भगवान क्या होगा और फिर जब याद आता है ना ब्रो, तो फिर when something like that happens, then that religion, that faith is there for you to stay in your life. फिर आप let go नहीं करते उस चीज़ को, right? बाकी आप बताओ आपके क्या क्वेश्चंस हैं। और मैं नहीं, आप पहले अपनी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियोज का बताएं कि लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा टू दुबई, नाउ यू आर हेल्पिंग इन्वेस्टर्स ऑल्सो, कि आप एजुकेट कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात है जो आपका खुद का पोर्टफोलियो क्या है राइट नाउ, लाइक व्हाट डू यू डू फॉर एग्जैक्टली फॉर लिविंग। उसके बाद आपकी खुद का पोर्टफोलियो कैसा है, लाइक आपके हैप्पी क्लाइंट्स की क्या स्टोरी है, वो कुछ अगर आप शेयर कर पाओ। डेफिनेटली ब्रो, सो मेरा पोर्टफोलियो इज अ मिक्स बिटवीन रेंटल प्रॉपर्टीज एंड प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, एंड माय प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज वर बॉट before the peak. Okay. So I would say we got lucky in buying. Okay. But I always say luck favors the bold, right? अगर आप एक्शन लोगे तो लक फेवर करेगा। तो उस टाइम हमने एक्शन लिया, बिल्कुल, तो वी आर लकी टुडे, you know, that sort of thing. तो मेरा पोर्टफोलियो इज अ मिक्स ऑफ रेंटल एंड प्री कंस्ट्रक्शन. For a living, what I'm doing right now in wealth management, not wealth management, but managing portfolios for investors, in terms of in the mortgage space, in the financing space, and advising people on how to restructure debt, because Canada needs that a lot right now. अभी I think 2 से 2.5 million mortgages renew, 2.6 million mortgages renew होनी है 2026 के end तक, right? So I look at it कि यार अगर मान लो you have to make a business out of this. For a new person who's getting in, who wants to make a business out of this, आप साल की अगर 30 फाइलें करते हो, मतलब आप टोटल 2026 के एंड तक मैं बोलता हूँ आप 60 फाइलें कर लेते हो, you can make a shit ton of money. You can be very well educated. You can be on your path to financial freedom. You can start investing in assets. You can basically build out your life, right? So that's why I think the mortgage space is a good place to start. I'm not a realtor, मैंने आपको बताया पहले, but मैं अपनी properties on a daily basis manage करता हूँ। जो मेरी rental properties हैं, they're all in KWC, Kitchener, Waterloo, Cambridge. I manage that. I manage tenants. Day to day operations में मैंने, जब मैं इंडिया गया था, I had a property manager. He used to handle all my properties, but now I've basically let go of him. I'm managing myself. But कल को अब मैं दोबारा अगर जाऊँगा इंडिया या दुबई, तो I will have that sort of system in place. So that's what I do on a daily basis. And I try to spend a lot of time with my family, bro. मतलब that's a non-negotiable for me. अगर मैं अपने बेटे के साथ, अपने सन के साथ मैं टाइम दिन में कम से कम 5-6 घंटे 7 घंटे नहीं स्पेंड करता, उसको उठते हुए नहीं देखता, उसको खाना नहीं खिलाता, या फिर उसको बाहर नहीं लेके जाता, पार्क नहीं लेके जाता, एक्टिविटीज़ में लेके जाता, तो आई फील कि लाइक इनकम्प्लीट है और दिस इज़ माई ड्यूटी, राइट? ऑब्वियसली. सो
आई फील लाइक कि समथिंग इज लैकिंग, या तो मेरे टाइम मैनेजमेंट में कुछ कमी है, बिल्कुल। या मेरे स्केड्यूल में कुछ लैकिंग है, या मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा. बिल्कुल. तो दैट्स व्हाट माय डे इज सराउंडेड अराउंड, एंड आई डू अ लॉट ऑफ एजुकेशन, राइट? सो आई रीड अ लॉट, make a lot of content, Okay. talk a lot about financing and mortgages and real estate during the day, and I spend a lot of time with my son. That's what I do. Nice. Yeah. Nice. Yeah. So basically अब जैसे मॉर्गेज एजेंट बनने के लिए like क्या एजुकेशन वगैरह क्या कौन से लाइसेंस होते हैं जो हमारे को लेने पड़ते हैं, like कौन से कोर्स होते हैं? So like if anyone wants to, because you are telling this industry is very good, right? Yeah. So अगर इस इंडस्ट्री में अगर जंप इन करना है तो what do you think, like what is the basic step? If like let's say if I want to be a mortgage agent, what will be the next step from या देखो, आप बन सकते हो, ठीक है? यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर थिक स्किन्ड, आपको कोई आके 2-4 फालतू बोल जाएगा, आपको आपके दिमाग को फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? नहीं पड़ेगा. यू वोंट लेट इट फेज यू. मॉर्गेज ब्रोकरिंग के अंदर यू हैव टू बी थिक स्किन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब पहला रूल यही है कि आपको थिक स्किन्ड होना पड़ेगा. Okay. ठीक है? आपको कल को कोई लेंडर कुछ बोल सकता है, आपको कल को कोई क्लाइंट कुछ बोल सकता है, इवन इफ लेंडर भी बोल सकते लेंडर भी बोल सकता है यार. लेंडर बोल सकता है आपने, मैं प्रेजल की फाइल कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने देनी है CIBC को, या मैंने देनी है RBC को, या मैंने हेवन ट्री बैंक को देनी है. बी लेंडर की बात कर लेते हैं, कम्युनिटी ट्रस्ट को देनी है, ठीक है? अब कम्युनिटी ट्रस्ट के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है. फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरा उनका जो BDM है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. मैं उसको डिनर्स पे ले जा चुका हूँ, मैं उसको गोल्फ खिलाने ले जा चुका हूँ, सब कुछ हम कर चुके हैं, वो सेटिंग अप रिलेशनशिप कर चुके हैं. सही. ठीक है? अब उसको पता है कि यार लक्ष्य मीन्स सीरियस बिजनेस, ये क्लाइंट जो लेके आएगा ये बंदा ठीक होगा, क्लोजिंग के लिए आएगा, फालतू टाइम वेस्ट करने नहीं आएगा. बिल्कुल. और कल को आप को आके बोलो यार लक्ष्य ये मेरी फाइल है, ये काम कर ले, ये एप्लीकेशन भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप 3 जगह और भी हो, 3 मॉर्गेज ब्रोकर से और बात कर रहे हो. अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है. यहाँ पे BRA वाला सीन नहीं होता. जैसे रियल्टर्स के पास बायर्स रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट होता है कि जितना भी टाइम उसमें मेंशन करो, 30, 60, 90, जो भी 120 डेज, 180 डेज, कुछ भी मेंशन कर लो कि ये बंदा मेरे साथ काम करेगा, मेरे साथ ही काम करेगा, ठीक है? और इस दौरान अगर मैंने इसको प्रॉपर्टी नहीं लेके दी या किसी और ने बेच दी, इस दौरान मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इसने कोई और प्रॉपर्टी खरीद ली और मेरे थ्रू नहीं खरीदी, तो वो जो पार्ट ऑफ कमीशन उस रियल्टर को मिला, मेरे को उसमें से कमीशन मिलेगी. So this is the thing. Mortgage broker, there is nothing like that, man. Okay. It's a hard business. Okay, so like maybe if I want to take a mortgage, so I can contact you, I can contact him, I can contact anyone. Yeah, you definitely can. As a consumer, you can, but you shouldn't, because it will ruin your credit drastically. मतलब मैं भी hit unless I won't say this here, unless I'll still say it is fine. Unless आप एक दिन के अंदर सबके पास चले जाओ, ठीक है? So इसको credit blitz बोलते हैं. This is a way of boosting credit too, in a separate way. How you boosting credit? Yeah, boosting credit. How this can boost the credit? Not mortgage shopping. Okay. But credit card shopping, line of credit shopping, HELOC shopping. It can actually boost your credit, in the sense कि let's say मैं CIBC हूँ, okay, भाई RBC है, okay, आप स्कोशिया बैंक हो, वो BMO है, और वो TD. हाँ, पांचों बन गए, ठीक है? मेरा छोटा भाई है, उसको अब क्रेडिट कार्ड चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, ठीक है? क्रेडिट कैपेसिटी चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, क्रेडिट कैपेसिटी चाहिए, ठीक है? अब क्रेडिट कैपेसिटी लेने के लिए आप हर एक बैंक के पास एक हफ्ते बाद जाओगे तो वो हार्ड चेक दिखेगा, सेपरेट चेक, हाँ, बिल्कुल, 5, राइट? सेपरेट चेक दिखेगा, ठीक है? सेपरेट चेक अभी भी दिखेगा, अगर आप एक दिन में जाते हो अभी भी दिखेगा, लेकिन उस दिन नहीं दिखेगा. अगर आप CIBC हो या वो स्कोशिया, या आप स्कोशिया हो, जो भी, मतलब हमने अभी प्लेसमेंट्स बोली, मैं आपके पास आता हूँ, मैं एक बजे मैं आपके पास आया, मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट 2 बजे उधर चला गया, 3 बजे यहाँ चला गया, ठीक है? क्योंकि 1 बजे, जिस दिन 1 बजे वाले ने अप्रूव कर दिया तो वो दिखेगा नहीं ना, उसको नहीं दिखेगा, उसको भी नहीं दिखेगा. इसको क्रेडिट ब्लिट्स बोलते हैं, ठीक है? ये और 24 घंटे बाद वो अपलोड होएगा या वो सिस्टम पे चढ़ेगा. 24 to 48 आवर्स बाद एक्विफैक्स और ट्रांस यूनियन पे अपलोड होता है. वो 24 to 48 आवर्स उनके SLA हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट उनका होता है. 24 to 48 आवर्स में हम लोग वो करेंगे, रिपोर्ट करेंगे. गुड टू नो. या तो अब बूस्ट कैसे होता है क्रेडिट स्कोर? इससे मान लो आपका
क्रेडिट कार्ड आरबीसी ने अप्रूव किया $10,000 का, 10,000 का। ठीक है, सीआईबीसी ने अप्रूव किया 20,000 का, ओके। या बीएमओ ने अप्रूव कर दिया 8,000 का, ठीक है। तो आपके पास टोटल मान लो फॉर द सेक ऑफ नंबर्स 50,000 की क्रेडिट कैपेसिटी आ गई। अब जो आपके जो ट्रांस यूनियन या एक्विफैक्स का क्रेडिट है उस पर इंक्वायरीज तो हिट दिखेंगी, ठीक है, लेकिन वो मान लिया कि थोड़ा सा लोअर करता है स्कोर, लेकिन इतना लो नहीं करता, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। आप क्रेडिट कर्मा जो ऐप है आपके पास होगी, हाँ जी। क्रेडिट कर्मा जो ऐप है उसमें बताता है कि लेट पेमेंट्स, न्यू क्रेडिट इंक्वायरी, हार्ड इंक्वायरी, उनकी क्या ब्रेकडाउन, उनकी वेटेज क्या क्या है। ओके। मतलब आपने अगर पेमेंट मिस करी तो उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट स्कोर वो खराब करेगी आपकी। ओके, मिस पेमेंट। मिस पेमेंट। ओके। हार्ड इंक्वायरी पे जो लोग इतना डरते हैं उतना डरने की बात है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके। डिपेंडिंग आप कौन क्रेडिट हिट कर रहा है। अगर आप बैंक से क्रेडिट कार्ड वाले कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, अगर मॉर्गेज वाले कर रहे हैं तो दिक्कत है, राइट। तो वो भी वेटेज होती है, वो कैटेगरी इनकी वेटेज में होती है। अब इसमें क्रेडिट स्कोर बढ़ता कैसे है, वो ये होता है कि मान लो आपका एक क्रेडिट कार्ड है ऑलरेडी जिसकी लिमिट है $15,000, सही, ठीक है, उसके अंदर से आपने $15,000 यूज़ किया हुआ है, 15 का 100%, आप 100% कैपेसिटी पे हो, ओके। ठीक है। अब आपने क्रेडिट ब्लिट्स किया, पूरे आप चक्कर लगाए, पूरे एक दिन के अंदर आपके पास टोटल लेट से 50,000 आ गई कैपेसिटी, 50,000 हो गई आपकी। अब आपका 50,000 में से सिर्फ 15,000 यूज्ड है, तो 35 वो रह गया, राइट। तो आपका बेसिकली कितना परसेंट यूज़ हुआ, तो कुछ 5-10% की यूटिलाइजेशन होगी। नहीं, आई थिंक मैं अभी ये मेरे नंबर्स 15 डिवाइडेड बाय 50 30% हो गया, 30% यूटिलाइजेशन हो गई आपकी, ठीक है। 100% से आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% पे ले आए, क्रेडिट स्कोर ऊपर, ओके, राइट। सो दैट्स हाउ पीपल आर बूस्टिंग देयर क्रेडिट्स। देयर इज़ अनदर वे ऑफ बूस्टिंग क्रेडिट कि आपके पेरेंट्स अगर हैं या फिर आपके कोई केयर टेकर्स वगैरह हैं जो हाईली ट्रस्टवर्दी जो लोग हैं, यू कैन, अगर उनके पास 20 साल या 25 साल पुराना क्रेडिट कार्ड है मान लो, आप उनको बोल सकते हो या रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे को अपना क्रेडिट बूस्ट करना है एंड कैन यू प्लीज़ ऐड मी एज अ कार्ड होल्डर विद यू ऑन द ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड दैट यू हैव। तो अगर आप अपनी एक्विफैक्स रिपोर्ट पे जाओगे आप देखोगे तो लास्ट चेक डेट या एक और होती है ओपन डेट चेक करते हैं वो लोग। ओपन डेट अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की 2008 है, राइट, तो वो ऑब्वियसली हायर माना जाएगा जो क्रेडिट कार्ड 2015 में खुला है उससे, बिल्कुल, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री ज़्यादा हो गई। तो क्रेडिट बूस्ट करने के लिए लोग ये भी करते हैं कि अपने पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड पे टैग अलॉन्ग हो जाते हैं अप अंटिल क्रेडिट बढ़ नहीं जाता। तो मैं ये यूजुअली रेकमेंड करता हूँ लोगों को जिनकी क्लोजिंग, मतलब जिन्होंने मॉर्गेज लेनी है लेकिन क्रेडिट स्कोर अभी लो है, तो दीज आर सम हैक्स दे कैन यूज टू बूस्ट देयर क्रेडिट। नाइस, या ठीक है। एंड हाँ, सॉरी आपका क्वेश्चन बीच में रह गया यार, जो मॉर्गेज वाले ने घुसना है उसको कैसे घुसना है। देखो घुसना बहुत आसान है, 1 हफ्ते का कोर्स है, ओके, रेमिक का कोर्स है 1 हफ्ते का, आई थिंक $1,200-1,500 लगते हैं उसके, ओके, ठीक है, वो आप कर सकते हो। एंड वो 1 हफ्ते का कोर्स बोलते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत फाइनेंस की या फिर मॉर्गेज इंडस्ट्री की, आप यार मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया आई स्टडीड फॉर 1 नाइट, ओके, 3-4 आवर्स, अगले दिन सुबह उठ के मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया, ओके, ठीक है। पढ़ाई में शुरू से ही तेज हुआ यार पढ़ाई में नहीं, मतलब मेरे को ये सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प हो जाते थे, और आई गेस बाय चांस वो रियल एस्टेट रिलेटेड होते हैं, ओके, तो दैट्स व्हाई आई थिंक मेरी जो इंडस्ट्री है आई एम सिंक्रोनाइजिंग दैट विद दिस। तो घुसना बहुत आसान है, सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। आपको 3 महीने तक एटलीस्ट 90 डेज फ़ोन नहीं छोड़ना अपना, मतलब कोल्ड कॉलिंग्स, रियल्टर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, अकाउंटेंट्स, यू नेम इट, यू हैव टू कॉल देम। हर किसी को आउटरीच करो। और ऐसा भी नहीं कि मतलब आउटरीच कर रहे हो, हाँ जी प्लीज़ रेफरल भेज देना, हाँ जी, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। उनके बिजनेस के अंदर आप कैसे वैल्यू ला सकते हो, उनको और अपने नेटवर्क से कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो, या उनकी तरफ कुछ आपको रेफरल भेजो, उनसे रेफरल खुद आएगा। एग्जैक्टली, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है यार। मतलब लोग जैसे अब जो नए मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं वो लोग रियल्टर्स को फ़ोन करते हैं, तो रियल्टर बोलता है सामने से, लेट्स मॉक प्ले करते हैं हम लोग, तो रियल्टर बोलता है कि यार इट्स अ 2-वे स्ट्रीट,
तुम मुझे लीड भेजो, फिर मैं तुम्हें लीड भेजूंगा। अब यार मैं नया नया मॉर्गेज ब्रोकर बना हूँ, मेरे पास अगर कोई खरीदने वाला होता है रियल एस्टेट तो मैं उसकी मॉर्गेज ना कर देता। मेक सेंस, समझ रहे हो आप? मेक सेंस। तो रेफरल पार्टनर्स बनाने के लिए rather than doing this as a two-way street, you should have some sort of value addition to this whole thing. उनके पास उनके बिजनेस को कैसे एनहांस कर सकते हो, उनकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, राइट? उनके बारे में कुछ रील बना सकते हो, उनके ऑफिस के बाहर खड़े होकर कुछ गिव अवे कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब देयर आर सो मेनी मार्केटिंग टेक्निक्स, राइट? मेक सेंस, मेक सेंस। मार्केटिंग इन मीडिया, हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज आज की डेट में? आज की डेट में तो मेरा तो सब ब्रेड एंड बटर यही है यार। आई डोंट लाइक, मेरे को आज की डेट में ये लगता है कि अगर आप रील बना रहे हो और मेरी मान लो रील पे 25,000 व्यू आ गया, तो आई कॉल्ड 25,000 कोल्ड कॉल्स विद दैट वन रील। ये मैं सोचता हूँ, ऐसा सोचता हूँ, मतलब मैं, ओके, ठीक है? मेरी एक वीडियो पे 600 व्यू आए तो दैट्स 600 कोल्ड कॉल्स। आप कर सकते हो एक दिन में 600 कोल्ड कॉलिंग? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। एज अ ह्यूमन तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया, टिकटॉक, बट इंस्टाग्राम, लाइक सोशल मीडिया पे हम ये नहीं देख सकते कि लाइक वो अगर मेरे 25,000 मेरे व्यू आए हैं या 1 मिलियन भी आए हैं, तो बट वो 1 मिलियन मेरा पोटेंशियल बायर तो नहीं हो सकता। नहीं होता। उसमें से 1% भी ज़्यादा हो गया, मतलब आधा % भी अगर आप कन्वर्ट कर पाओ तो वो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो रील के पैसे पूरे हो गए, ये सोच लेंगे। यार रील के पैसे क्या लगते हैं? 400 रुपये लगते हैं। मैं इंडिया से कराता हूँ, 400 रुपीज़ लेता है वो। सही, 45 सेकेंड रील के। सही, ठीक है। अब वो इंडिया वाला जो बंदा है मेरा, वो हमारा इन हाउस है, वो दूसरे बिजनेस भी देखता है। तो उसको ये मैं सेपरेट देता हूँ, वो जो वहाँ देते हैं वो अलग है। ठीक है। तो रील के कोई पैसा है ही नहीं ना, इट्स 1 to many। ठीक है। आप ऐसे करके बोल रहे हो, उसने एडिट कर दी, या आप खुद एडिट कर सकते हो। रील के अब इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं, कैप्शन अपने आप आ जाता है। बिल्कुल, ठीक है। एडिट करी, डाली, यू जस्ट हैव टू बी रेलेवेंट। मतलब आप अगर रेलेवेंट हो तो लोग आपको देखेंगे, आपकी सुनेंगे। अगर आप रेलेवेंट कोई बात नहीं कर रहे, मतलब जरूरी है मार्केटिंग। 100%। उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं फॉर है। एनी ऑफ द यंग सर्विस प्रोवाइडर, यंग एंटरप्रेन्योर, क्या आपकी क्या सजेशन है कि आपको मार्केटिंग उनको अपना फेस फ्रंट में लेके आना चाहिए? ब्रो, पर्सनल ब्रांडिंग आज की डेट में मैं ये बोलता हूँ कि हर एक बंदा, हर एक इंडिविजुअल अपनी एक मीडिया कंपनी है, और होना चाहिए एक्चुअली। है या नहीं है ये पता नहीं, होना चाहिए मीडिया कंपनी इन द सेंस फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, ये लिंक्डइन, यूट्यूब। ये 6 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्लाई व्हील है, जो कंटेंट फ्लाई व्हील है, इट शुड रिवॉल्व अराउंड पर्सनल ब्रांडिंग, यू एज द फेस, एंड देन helping your prospective client. Makes sense. It has to be there. There is no other way around it in this today's world. Are you doing regularly? I stopped in between, but yeah, I am very regular. I'm being very consistent with it. Or I think algorithm rewards you when you are consistent. When you are daily आप पोस्ट करते हैं। आप डेली नहीं करो। आपने गोल बनाया, आप हफ्ते में 2 बार करोगे, आप हफ्ते में 4 हफ्ते में 2 बार करो तो एल्गोरिदम विल पिक अप। लेकिन अगर आप एक हफ्ता रोज़ कर रहे हो और फिर दूसरे हफ्ते आप बोल रहे हो कि यार मैं एक करूँगा, पूरे हफ्ते में एक करूँगा, एल्गोरिदम डेड हो जाएगा। तो मुझे ये भी मैं रीडिंग से ही पता चलता है। मतलब मैं यूट्यूब वगैरह काफ़ी देखता रहता हूँ, वीडियोज़ देखता रहता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग की। हाँ जी भाई। हाँ जी ब्रो, ਹੁਣ मैं लिटरली you've been so kind, you've been so curious about me and my journey। हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ मर्जी सेगमेंट, मैं ਅਸੀਂ ਤਾਂ फॉलो भी नहीं कुछ कर रहे। बिल्कुल। बट ब्रो मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि हिंदी, पंजाबी, एनीथिंग, कुछ भी चलेगा ना? कुछ भी कि मैं मल्टीलिंगुअल है। ठीक है, सही है। ब्रो मैं पूछना ये चाहना कि ਤੁਹਾਡਾ सरनेम शाह है? हाँ जी। ठीक है। पहली तो एक क्यूरियोसिटी ये है कि सरनेम शाह ਤੁਹਾਡਾ, हाँ जी, ठीक है, बोलते ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, हाँ जी, ठीक है, यूजली शाह ਹੁੰਦੇ हैं गुजराती। हाँ जी। सो ਮੈਨੂੰ पूरा थोड़ी ABCD सारी मैथ समझाओ यार जरा। मैं ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, हाँ जी, ਉਹ ਲਿਖਿਆ प्रज्वल शाह,
ਰੀਲ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਯੂਜਲੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬ్రో, ਸ਼ਾਹ ਸਰਨੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਆਈ ਥਾਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੈਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 45 ਸੀ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਖੱਤਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰੋੜਾ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਵਾਦ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਲਾਈਕ ਪਵਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਗਏ। That's good man, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਟੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2-4 ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗॉट इट, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬ్రో, ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਸੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ్రో। ਸੋ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬ్రో, ਸੋ ਯੂ ਕੇਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਨ 19 or 20 ਆਈ ਥਿੰਕ। ਓਕੇ 2019 ਜਾਂ 20? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਬਟ ਉਹੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ। 3.5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਨਹੀਂ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਪ ਸਮੈਸਟਰ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਨ ਸਪਾਂਸਰ ਬੇਸਿਸ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ 12th ਪਾਸ ਆਊਟ ਐਂਡ ਕਾਲਜ। ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬ్రో, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਲਸ, ਤੇ I can't wait to see you up there bro। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਦੇਖੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ bro, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ what's your main business, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਮੇਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੌਟ ਕੀਤੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਿੰਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤਦ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਅਲ estate guy also। he is having supply to the liquors, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਕਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਸੋ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਰ ਬਲੱਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਖਾਈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਾਡਰਨ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਥਰੂ Airbnb, ਬਟ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ रेंटल इनकम ओनली। सो मैं वहाँ ऑलरेडी एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर, मैं अपने पापा का प्रॉपर्टी मैनेजर ही था, उनके लिए रेंट कलेक्शन करता था। ठीक है, एंड छोटी मोटी रिपेयर वगैरह होती थी तो वो जाके देख लेनी, मतलब वो सब ये सब चीज़ें मैं करता था पहले से ही, सिंस डे वन। और ये कोई मतलब ये कोई वो नहीं थी कि ये जॉब नहीं थी, ये मेरी रेगुलर ड्यूटी थी एज अ सन। तो ये तो चीज़ें मतलब बचपन से ही करता हुआ, you had to do it, there was no choice, there was no choice कि हमारी खुद की, जहाँ मैं बड़ैल जहाँ रहता हूँ तो वहाँ भी हमारी एक रेंट, हम खुद जो हमारा एक जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है जो हमारी, वो खुद एक रेंटल, एक इटसेल्फ इट्स अ रेंटल प्रॉपर्टी। ओके, सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर हमारे, मेरे नीचे ताया जी हमारे पास है, एंड बाकी जो सारी रूम्स हैं वो लाइक 60 रूम्स रेंटल हैं। अच्छा, एक बिल्डिंग में। ओके, लाइक 60 डिफरेंट रूम्स। ओके, सो जैसे लेबर वगैरह जो आते हैं तो उनको लाइक
4-4 5-5 हज़ार पे ईच कमरे बिल्कुल, चढ़े हुए होते हैं, right, तो right, वैसे right. हमारी इनकम है वहाँ। जैसे बेसिकली आपको पता इंडिया में हो होता है। गुड़गांव में जैसे पीजी वाला होता है, जैसे पीजी वाला सिस्टम इज लिटिल मॉडिफाइड, बट वो थोड़े जैसे जैसे बॉम्बे की चॉल्स होती हैं, हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गया समझ गए ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। वैसा सा कॉन्सेप्ट। समझ गया, So, समझ गया। वैसे ही हमारी कुछ बिल्डिंग्स हैं, या तो उनसे रेंटल इनकम ग्रैंडफादर साहब को आती थी। उसके बाद मेरे घर में ऑलमोस्ट सारे ही गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, सिर्फ मेरे फादर साहब वाज द ओनली बिजनेसमैन, ओके, एंड ही इज़ द ओनली वन जिन्होंने सबसे ज़्यादा कम पढ़ाई करी है। बाकी सारे डिग्री होल्डर्स हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। फादर साहब की कोई एजुकेशन ज़्यादा है नहीं, एंड और एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा वो मतलब 4 बच्चों के आगे 4 बच्चों को भी मिला के दिमाग बन जाए तो वो उनका एक का है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब ये मेरे फादर साहब है ना, सो दैट इज़ फाइन, है ना। वो चीज़ होगी। उसके बाद चलो मैं इधर आया, स्टडी करी। पहले यहाँ आने का सबब कैसे बन गया आपका? मतलब क्या मन किया कि सब कुछ आपका इंडिया में इतना बढ़िया चल रहा था, आपका लेकर बिजनेस भी है? बेसिकली थोड़ा पहले ऐसे था कि फैमिली हमारी थोड़ा माहौल एक्सप्लोजर की बात थी, तो घर वाले चाहते थे कि थोड़ा अपना इस वाले माहौल से बाहर जाओ, अच्छा वो देखो। तो फिर मैंने पहले आइल्ट्स वगैरह क्लियर करी नहीं। मतलब जब मेरे को उन्होंने बोला, उन्होंने फोर्स किया, मैं सीरियसली नहीं लिया। मैं तब मैं लेके इधर उधर गाड़ियाँ घूमता रहता था दोस्तों के साथ, तो मैं पास ही नहीं हुआ, आइल्ट्स ही नहीं क्लियर करी मैंने। उसके बाद फिर मेरी वाइफ इधर आ गई। अब पहले अच्छा, यू गॉट मैरिड इन इंडिया? पहले गर्लफ्रेंड थी, अब वाइफ है। आप मिले थे शायद? हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ पहले फिर आप लगा लें वो आ गई थी पहले मेरे से, तो प्लान हमारा एक साथ था, मैंने सीरियसली नहीं लिया, तो वो पहले इधर आ गए थे। फिर उसके बाद फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, फिर आशिकी इधर ले आई मेरे को, फिर मैं वापस आ गया, मतलब इधर आ गया मैं, और घर वालों को थोड़ा प्रेशर किया। फिर आइल्स भी क्लियर कर ली थी, और बस फिर इधर आया, आके इधर पढ़ाई शुरू करी अपनी कॉलेज में। वो मेरे से हुई नहीं। कॉलेज एक्चुअली मेरा वहीं शुरू हो गया था, इंडिया में ही शुरू हो गया था, क्योंकि हाँ जी, और मेरा वो था कोरोना वाले टाइम पे। तो फिर वो उन्होंने कहा था कि या तो आपका डेफर कर देंगे, अगर डेफर कर देंगे तो आपका वीज़ा लेट आएगा। तो मैं तो डेस्परेट बैठा हुआ था कनाडा पहुंचने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि जी मेरी यहीं से मेरा शुरू कर दो, मैं ऑनलाइन क्लासेस लगा लूँगा। तो मैंने वहीं से पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैं वेला कोरोना में बैठा तो रात को मैं लैपटॉप ऑन करके क्लासेस भी लगा लेता था। ठीक है, एक अनदर किक थी वो मेरे लिए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि भाई, मतलब कोरोना में कुक्स बहुत निकले हैं। मैंने भी अपनी सारी जितना भी जो मैं कुक वगैरह करता हूँ, वो मैंने सब कोरोना में सीखा। हाँ बिल्कुल। भाई वगैरह सारे रात को बैठ जाते थे छतों पे, बारबेक्यू करना, महफिलें लगा लेनी, कभी मतलब ऐसे बैठ जाना। एक पास से मेरा लैपटॉप पड़ा होता था, क्लास भी चल रही होती थी, तो वो मतलब वो जोन इंजॉय। महफिलों की याद आती है? हाँ, बहुत याद आती है। वो फेज तो हर किसी को याद आता है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैं इधर आ गया, यहाँ आके स्टडी थोड़े टाइम करी, थोड़ी कुछ जॉब्स करी, स्टार्टअप जॉब्स जो हर कोई करता है, एंड बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन सब चीज़ों से। लाइफ चेंजिंग जॉब थी। व्हेन आई वाज इन द सिक्योरिटी कंपनी थी एक, उन्होंने मेरे को हायर किया एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन द वेरी सेम बिल्डिंग। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे उनका ऑफिस है। अच्छा, इसी बिल्डिंग में? इसी बिल्डिंग में। क्या बात है। वो ऑफिस मैंने ही ढूंढ के दिया था। अच्छा। मतलब उन्होंने मेरे को हायर किया था, तो लाइक दे वाज फाइंडिंग अ लोकेशन, तो मैंने उनको ऑफिस ढूंढ के दिया। लाइक ये ऑफिस नीचे वाला एस्टैब्लिश भी मैंने ही करा था। आप जब जाओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उनके पास मैंने 1.5 ईयर मैंने काम किया, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कैनेडियन बिजनेस उसी कंपनी से सीखा, एंड बिजनेस वाज इन ब्लड ऑलरेडी, बट एक जो कैनेडियन बिजनेस है वो उन्हीं से सीखा, क्योंकि सेल्स एक्विजिशन, क्लाइंट डीलिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये वो XYZ, ये सब कुछ मुझे उनसे ही पता चला। बट इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। बट लाइक हमारे गुड टर्म्स पे हमारे रिलेशन एंड नहीं हुए उस कंपनी के साथ, क्योंकि कुछ मे बी कुछ उनको मेरी कमिटमेंट्स नहीं अच्छी लगी, मेरे को उनकी नहीं अच्छी लगी। तो लाइक द एंडिंग वाज नॉट दैट गुड, और मैं वो चाहता भी नहीं था कि हो। मैं आज भी नहीं चाहता, मैं आज भी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, बट बट एक बार जब कोई चीज़ें ख़राब होगी तो वो हो गई। उसके बाद मेरे को बस किसी ने गाइड किया कि जस्ट टू सपोर्ट योर इमिग्रेशन रादर देन, क्योंकि जब उस सिक्योरिटी कंपनी से निकला, सो लाइक फॉर मी एंड माई वाइफ द इमिग्रेशन वॉज वेरी वेरी टफ, बहुत ज़्यादा टफ। वो क्यों? क्योंकि दोनों ही प्लस मैंने तो पढ़ाई नहीं पूरी करी थी। पॉइंट्स की वजह से। एंड लाइक PR वाज वेरी टफ। PR आज भी टफ है। PR आज से लाइक 1.5 साल पहले से टफ होनी शुरू हो गई। बिल्कुल। सो इट वाज गुड फॉर जस्ट स्किल ट्रेड गाइज, राइट?
स्किल वाले या डिग्रीज होल्डर, और वो जो डिप्लोमा कोर्सेज लाइक इट वाज नॉट गुड फॉर देम। तो हमारे को वही मिसगाइड, इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव वालों ने बहुत मिसगाइड करा। कोई कहता है LMI ले लो, कोई कहता है नोवा स्कोशिया चले जाओ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। LMI तो नहीं किया ना आपने? सबके प्राइस लिस्ट जो मेन्यू हमारे पास आए वो आए, किसी का $30,000, किसी का $40,000, किसी का $50, मतलब जो मैक्सिमम कोट हुआ था वो $65,000। आपको इस पर स्टॉप करता हूँ। मेरे घर पे नीचे बेसमेंट में जहाँ पे मैं रहता हूँ जी, उस बेसमेंट में एक लड़की रहती थी। हाँ जी। शी वॉज फ्रॉम सूरत, गुजरात। वो अभी तक रह रही थी, मतलब 3 साल से, ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल से हमारे साथ ही रह रही है। ओके, क्विकली मैं बताता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। उस बंदी ने बहुत हाथ पैर मार लिए, PR लेने गए, सब कुछ कर लिया, घोड़े खोल दिए पूरे, ठीक है, उसका नहीं हुआ। एंड में जाके उसको किसी ने बोला कि यार तू LMI लगवा ले, ठीक है, लगवा ली। लॉयर ने ले लिए $44,000, ठीक है, $44,000। इसकी कोई इनकम नहीं कनाडा में, इसकी जॉब भी नहीं है, ठीक है। $44,000 इंडिया से मंगवाए। ओके, मम्मी आई थिंक इसकी इंश्योरेंस एजेंट एंड डैड रिटायर्ड, ठीक है। पैसे मंगवा लिए, दे दिए, सब कुछ हो गया। पेरोल भी चलवा दिया उस बंदे ने जिसने भी दिया उसको, पेरोल कर दिया सब कुछ। अब क्लोज हो गया, कहीं और जॉब मिल नहीं सकती, और जॉब कर नहीं सकती। इन्होंने इमिग्रेशन वालों ने LMI के पॉइंट्स हटा दिए पानी में। अब सिर्फ वर्क परमिट ही रह गया। क्रेजी है भाई। तो आपको कितना 65,000 सबसे ज़्यादा आया ऑफर? हाँ, 65। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि आपको जॉब देंगे और आपको सब कुछ, आपको मूव माफ करना पड़ेगा। तो 65 वाज द मैक्स की जो हमारे को ऑफर आया, और हमारे पास कोई ऑल टुगेदर कोई $11-12,000 भी पूरे नहीं थे। मतलब जब हम डोर नॉकिंग कर रहे थे इन सब चीज़ों के लिए, मी एंड माय वाइफ, तो क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा था ना, दोनों के वर्क परमिट खत्म होने को आ रहे थे। तो देयर इज़ अ गाय जिन्होंने मेरा वर्क परमिट अप्लाई किया था, मिस्टर राजा, लाइक बिग शॉट आउट टू दैट गाय, ठीक है। एंड थैंक्स टू हिम, ही इज़ इमिग्रेशन एजेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन ब्रैंडफोर्ड। सो उन्होंने मुझे एक्चुअली, वो थोड़े ना वो नायग्रा आते रहते थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे मिलने बुलाया, कहते कि तू एक बार वहाँ, मैं तेरे को बताता हूँ, बात करते हैं। मैं उनको एक पार्किंग प्लाजे में मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार तू मैं तेरा स्टेटस वगैरह देखता हूँ, तू साइड में वो ग्रूस का काम करता है, उसका क्या बना? मैं कहा मैं करता हूँ अभी भी। कह रहे तू पागल है। उन्होंने मेरे को ऐसे, वो थोड़े देसी से हैं, तो उन्होंने यार तू पागल है। मैं कहा नहीं, मैं क्या हो? कह रहे तेरे घर में तेरे पास जो वो इमिग्रेशन सपोर्ट पड़ा है, तू पागल है, तू बाहर जा रहा है लोगों के पास। मैंने कहा कैसे? उन्होंने मेरे को अपना फटाफट अपना फ़ोन खोल के दिया, कह रहा ये देख, लैंडस्केपिंग सुपरवाइजर और लैंडस्केपिंग फील्ड तेरे इसमें आती है। नूर को मैंने डेजिग्नेटेड प्रॉपर जॉब दी अपनी कंपनी में, ठीक है, और हमने अपना इमिग्रेशन खुद सपोर्ट किया। क्रेजी स्टोरी ब्रो। ठीक है, उसके बाद मतलब हमने फिर हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि लाइक फुल टाइम 24/7 365 डेज फिर हम अपने बिजनेस को देने हैं। जिस चीज़ ने हमारा रहना सहना कराया उसको एग्जैक्टली फिर हम उसी को बूस्ट करें। फिर नूर ने भी जॉब छोड़ दी थी, वो जहाँ जॉब करती थी। फिर मैंने तो चलो मेरा भी जॉब का डन हो गया था। फिर लाइक कीनली प्रॉपर फोकस के साथ मैंने लॉन केयर सेक्शन पे फोकस किया एंड नूर ने क्लीनिंग को अपलिफ्ट किया। ओके, लाइक जेनिटोरियल सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, ऑल द अदर हाउस होल्ड, फिर वो हमने उसको पूरा अपलिफ्ट करा। ओके, कीनली दबा के, मतलब लाइक मेरे पास फर्स्ट मेरी कार थी हमारी BMW, तो उसके अंदर मैंने लॉन मोवर्स रख के, सीटें गिरा के, सो आई डिड ग्रास कटिंग। तो BMW में आपने मोवर रखे हुए थे? मोवर रखे हुए थे, ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं स्टार्टअप कर रहा था इतने पैसे थे ही नहीं कि एक ट्रक बाय करूं या एक वैन बाय। तो BMW कहाँ से बाई करी? पहले आके फाइनेंशियल गलतियां वो भी करी थी, बट ये है कि तब भी मेरी अफोर्डेबिलिटी थी। हाँ, मैंने कभी तंग होकर गाड़ी नहीं ली, या मैंने कभी ये नहीं रहा कि मैं एक शेयरिंग रूम में रहूं। मैं आज तक कभी भी शेयरिंग रूम में कभी नहीं रहा। आपने कोई ऐसा तो नहीं बोला ना कि मैं वहाँ गया लेने इलेंट्रा, मुझे चेप दी मस्टैंग? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से ली। मैं तो चैलेंजर पे हाथ रख रहा था। मैं चैलेंजर पे हाथ रख रहा था, बट फिर मैं
वो फिर थोड़ा सा दिमाग में ये आया कि ये कल को फैमिली कार नहीं है ये, बिल्कुल कि इसमें 4 लोग नहीं बैठ सकते, फिर ये भी दिमाग में आया। बिल्कुल। तो ऑप्शन, हार्ड ऑप्शन वाज टू सिलेक्ट इन बिटवीन मर्सिडीज एंड BMW। तो फिर वो BMW लेस माइलेज थी, तो फिर मैंने वो उठा ली थी बस अपना, मतलब लाइक उसमें ही। और मैंने कभी भी, बड़ा स्मार्ट मूव था, मैंने और मेरी वाइफ ने डे 1 से हमने कोई मतलब ये नहीं कि हमने अपने सारे पेचेक सिर्फ गाड़ी की किश्तों में दिए हैं, ऐसा नहीं था। बड़े सेग्रीगेटेड और बड़े बड़े मैनेजमेंट के साथ हम चले। मतलब हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई गाड़ी का खर्चा तूने उठाना है, घर का खर्चा तूने उठाना है, बस हमारा मैनेज था। अच्छा, ये चीज जो आपने बोली है ना, और ऐसा नहीं कि मतलब कोई हम क्रेजी मतलब कि हम पैसों से तंग होते थे, सेविंग भी करते थे, क्योंकि मैं तो सेविंग आज तक नहीं करता, मेरे से होती नहीं है। जो चीज आपने बोली है ना कि हमने सेग्रीगेट कर दी थी कॉस्ट की, घर का खर्चा तू उठाएगा, गाड़ी का खर्चा मैं उठाऊंगा। बिल्कुल, बड़ा ब्रो ये चीज ना आजकल के कपल्स में मिसिंग है। बताऊं कैसे? कि जो मैं आपके अपने मॉर्गेज वाले केसेस के बारे में बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स अरियर्स में, ठीक है, वाइफ बोलती है इसने तो मुझे कभी एक्सेस ही नहीं दिया ओके फाइनेंसिंग्स का, राइट। बंदे के क्रेडिट कार्ड पेड ऑफ नहीं है, बंदा बोलता है मुझसे तो होती नहीं, तो वाइफ बोलती तू मोया मैं देंदा, अच्छा, राइट, मैं कर देंदी। बट पॉइंट इज कि जो कपल्स फाइनेंशियली ओपन नहीं है एक दूसरे के साथ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पिलर की, फैमिली पिलर की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक बंदा नहीं उठाता, तो देन द होल हाउस जस्ट ड्रॉप्स, मतलब वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। इंडिया में हमारा क्या चलता है, इंडिया में ऐसे ही चलता है ना, हम सारे अपने फादर साहब पे डिपेंड होते हैं, या हेड ऑफ द फैमिली पे डिपेंड होते हैं, राइट। यहाँ भी ऐसे ही होता है। हाँ, यहाँ ये है कि यहाँ मदर भी वर्किंग होती है, यहाँ बच्चे भी वर्किंग होते हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर है, एग्जैक्टली यहाँ की लाइफ है। तो अगर वो आप सेग्रीगेटेड अगर क्लब करके चलो तो वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, बहुत बेटर है। तो वो लाइक स्पेशली ऑन योर इनिशियल स्टेज, जब हमने इनिशियल स्टेज पे बड़ा मतलब मैं ये कभी नहीं बोलता, और मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ। वो मेरी BMW के जाने के बाद लाइक मेरे पास मैंने एक, वो मेरी फर्स्ट कार थी जो मैंने फाइनेंस कराई थी। उसके बाद मैंने जो भी लिया मैंने कैश ही लिया। मैंने मतलब एक, मेरे पास कोई भी व्हीकल कोई लोन या लीन या लीज पे नहीं है। कृपा है भगवान की। मतलब ये मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, इसमें कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा मैं, बट मैं जस्ट एक अपना फाइनेंशियल वो बता रहा हूँ कि मतलब मैंने कभी कोई वो मतलब ये नहीं, मेरे पे बर्डन नहीं थी वो गाड़ी कभी, मतलब क्योंकि मेरे को पता था कि मैं उतनी इनकम बना रहा हूँ और मेरे पास उतने सॉलिड रिसोर्स मेरे को मेरे इंडिया से ही मेरे घर वालों ने देके भेजे थे। यार फाइनेंशियल अगर जैसे कुछ बात करनी हो रेडीनेस की या फाइनेंशियल ओपननेस की या कपल्स में आई थिंक फाइनेंसेस शेयर करने की, तो लोग वैसे ही इतना टैबू टॉपिक मानते हैं इसको कि आपस में कोई बात ही नहीं करता, ना बेटा बाप से बात नहीं करता, ठीक है, पति पत्नी से बात नहीं करता, या फिर एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है फाइनेंसेस को लेके। आई थिंक होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी मिलती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल की जनरेशन को ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेट कनाडा का सब मतलब टॉप पे है पूरी G7 कंट्रीज में। बिल्कुल, कनाडा टॉप पे आता है डेट में, आप हिसाब लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पागल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ये। हम वी आर टॉकिंग अबाउट वेल एजुकेटेड वेल रेड पीपल। इट्स जस्ट द ओनली थिंग जो मैंने लिटरेसी की एक जो वो जो आपकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि जो आप एक्सप्लेन करते हो कि हाउ टू यूटिलाइज योर क्रेडिट और लाइक हाउ टू यूज डेप्ट। यू वांट टू मेक इट बैड डेप्ट और यू वांट टू मेक इट गुड। एग्जैक्टली, आप बैड डेट को भी गुड बना सकते हो, हाँ, बट वो आपके ऊपर है कि देयर शुड बी अ वे कि हाउ यू टू स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ अपने क्लाइंट्स को यार कि खाली अगर स्ट्रैटेजी बनाते रह जाओगे और एक्शन कुछ नहीं लिया, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 is 0, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे आप। स्ट्रैटेजी चैट GPT पे 100 बना लो, ठीक है, आज की डेट में उसको जाके बोलो ये मेरा बैलेंस है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है, ये मेरा होम लोन का बैलेंस है, ये मेरा OSAP है, ये मेरा अटर्म पटर्म सब कुछ ये है। उसने सारी आपकी स्ट्रैटेजी डाल देनी है कि ये पेमेंट पहले करो, ये पेमेंट अब करो, इसको 15 दिन बाद करो, इसको 20 दिन बाद करो, लेकिन करनी तो आपको ही पड़ेगी। बिल्कुल, लोग करते नहीं है भाई, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है यहाँ पे, लोग करते नहीं है। बस बेसिकली यही था मेरा। उसके बाद मैंने अपने बिजनेस पे कम्प्लीटली फोकस किया। हमने PR अपनी सारी अपनी इमिग्रेशन जो है वो मैंने खुद अपनी कंपनी से सपोर्ट करी एंड डन। Airbnb में कैसे आए? बेसिकली पहले हम नायग्रा लैंडस्केपिंग लॉन केयर एंड क्लीनिंग, ये मेरी एक कंपनी है जिससे हम प्रॉपर्टी मेंटेनेंस करते हैं, स्नो रिमूवल, ग्रास कटिंग, क्लीनिंग सर्विसेज,
हैंडीमैन हो गया, पेंट वगैरह हो गया, लाइक बोथ ऑफ द कंपनीज आर इंटरकनेक्टेड। सेकंड कंपनी है मेरी होम अवे फ्रॉम होम डेवलपमेंट्स, जिससे हम एयरबीएनबी आर्बिट्राज, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, एयरबीएनबी मैनेजमेंट, एयरबीएनबी रेंटल आर्बिट्राज, सारा मैनेजमेंट का जितने भी जो टास्क हैं वो उधर से स्ट्रक्चर करते हैं। ओके। सो नायग्रा लैंडस्केपिंग का ऐसे था कि लाइक देयर वाज अ सेगमेंट क्लीनिंग। क्लीनिंग में लाइक वी फोकस्ड ऑन एयरबीएनबी क्लीनिंग, क्योंकि जब मैं लाइक स्टार्टअप कर रहा था, सो लाइक मैंने बहुत सारी ईमेल्स रीच आउट करता था लोगों को। तो लाइक ईमेल मार्केटिंग मैं खुद करता था उस टाइम। रात को लाइक आई वाज सिटिंग ऑन सिक्योरिटी शिफ्ट्स पे होता था मैं रात को, क्योंकि दिन में मेरी जॉब होती थी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तो रात को मैं नाइट शिफ्ट्स करता था सिक्योरिटी की। तो नाइट शिफ्ट जब मैं करता था तो मैं ईमेल मार्केटिंग करता था। रात को मैं 3-4 घंटे नायग्रा लैंडस्केपिंग को देता था हर रोज, मतलब 7 days a week की वेबसाइट बनवाता था, ठीक है, या मतलब गो डैडी पे वो ट्यूटोरियल से देख के वेबसाइट खुद मैंने जो फर्स्ट वेबसाइट थी वो खुद बनाई थी। अच्छा। एक लड़के के साथ बैठ के, वो हमारा इंडिया से था, तो उसके साथ बैठ के मैंने मतलब खुद सब वो डिज़ाइन किया था। तो मतलब वो सब वो भी पार्ट था। तो उसके चलो, आपने बोला कि मैं ईमेल मार्केटिंग खुद करता था। हाँ जी। तो जस्ट फॉर योर व्यूअर्स, आई थिंक मे बी व्हेन यू टॉक अबाउट क्लाइंट एक्विजिशन या फिर बिजनेस डेवलपमेंट एफर्ट्स जी, ये ईमेल्स आप कहाँ से जनरेट करते थे? ये ईमेल्स कहाँ से आती थी आपके पास? कुछ नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, realtor.ca, कितने जी। मैं क्या करता था लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज कजीजी पे जाके सर्च किया क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, 10 क्लीनिंग सर्विसेज आ गई। उन लोगों को मैं एक बड़ा अच्छा सा सुंदर सा मैसेज बना के भेजता था कि लाइक डू यू गाइज वांट एनी सब कॉन्ट्रैक्टर, कि तुम मुझे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो, मैं न्यू इन द बिजनेस हूँ एंड आई विल साइन द NDA ऑल्सो, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि मैं तुम्हारा बन के काम करूँगा, मुझे काम दो। ठीक है। मैंने काम सीखा। एक क्लाइंट ने एक वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी ऑफ नायग्रा फॉल्स क्लीनिंग कंपनी, एंड वेरी गुड इन द गेम टू, एंड वो एयरबीएनबी क्लीनिंग्स के बहुत एक्सपर्ट थे, आज भी हैं, आज भी लाइक दे हैव अ वेरी गुड नेम एंड आई हैव अ वेरी डिसेंट रिलेशन विद द ओनर, एंड उसने मेरे बिजनेस को बहुत बूस्टअप दिया। उसने मेरे को लाइक यूजुअली आके क्लीनिंग्स देनी, मतलब उसने मेरे को एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया। तो वो जो मेरी वो उन आज से 3 साल पुरानी जो मेरी वो उस रात की मेहनत है ना, जब मैं मेरे को आज भी याद है, मैं गाड़ी में कार सिक्योरिटी करता था, बैक सीट पे मेरा लैपटॉप होता था, उस पर बैठ के मैं बंद गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में 5-10 मिनट के लिए ऑन ऑफ करता था, ठंड होती थी ना। ट्रू हसलर मैन। तो क्योंकि ऐसे होता था, वो अगर ज़्यादा वो करूँगा तो मैं अपनी फ्रेंड की गाड़ी लेके आता था। मेरा फ्रेंड है नितिन, तो वो मेरी BMW ले जाता था क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव थी। बिल्कुल। तो मैं रात को जब शिफ्ट पे होता था तो वो डोर डैश करता था और मैं उसकी चार्जर ले लेता था, और उसकी चार्जर का बैक सीट थोड़ी कंफर्टेबल थी तो मैं उस पर सिक्योरिटी कर लेता था, तो मेरी बैक नहीं पेन होती थी। और अगर कभी आधा 1 घंटा सोना भी होता था तो वहाँ उस पर अच्छी नींद आ जाती थी। ठीक है। ये था रीज़न चार्जर रखने का। बट उसमें फिर मैं 5-5, 10-10 मिनट के लिए मैं हीटर ऑन कर लेता था, गाड़ी गर्म पहले पूरी कर लेता था, फिर वो आधा, मतलब आप लगा लो वो 2 या 3 घंटे वो हीटिंग रहती थी। फिर 3 घंटे बाद दोबारा हीटर चला लेता था। तो वो मतलब वो वाला मैंने वो फेज देखा है हमने। वो उस टाइम की वाली जो मेहनत है वो आज तक फल देती है कि हम उस कंपनी के साथ आज भी काम कर रहे हैं। ओके। तो कि मतलब उनको रीच आउट करा, डेटाबेस इकट्ठा करी गया। लाइक अब इंस्टाग्राम सिर्फ रीलें देखने के लिए नहीं होता। इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी रियलिटर से, किसी भी अब मार्केटिंग एजेंसी, अगर अब लाइक अब मेरे को इनका काम पसंद आ रहा है और मुझे इनको अप्रोच करना है, इजीली आई कैन DM देम। नहीं DM कर सकता तो मैं उनकी ईमेल, उन्होंने मेंशन करी होगी, सीधा ईमेल करूंगा कि भाई लाइक आई डोंट वांट टू कोलैब विद यू गाइस, जस्ट दैट, ये तुम मेरे लिए ये रिसोर्सेज लेके आओ, तो मैं तुम्हारे लिए ये रिसोर्सेज लेके आता हूँ, डन, डील्स डन, बूम। तो ये चीज़ मैं सीख चुका था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐसी जॉब कर रहा था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस था मेरे पास उस चीज़ का। सेल्स एंड डेवलपमेंट का मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं डोर नॉकिंग एक ब्रांड के लिए कर रहा था। तो मेरे को पता चल गया था कि मैं क्या अपने ब्रांड के लिए करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बिल्कुल। फिर अपने लिए करनी है, और अपने लिए मैं बहुत एग्रेसिवनेस के साथ करने लग गया था कि मतलब मैं अगर बस मेरा यही नहीं था कि अगर मैं मैकडोनल्ड्स पे जा रहा था तो मैं उनको कार्ड ही नहीं हैंड ओवर करता था, अदरवाइज मैं किसी को भी मिलता था तो मैं अपना कार्ड दे देता। ब्रो, मैकडोनल्ड्स पे भी आप कर सकते हो यार, रिलेशनशिप तो कहीं पे भी बना सकते हो। मतलब बस मैं वही उस टाइम में यही सोचता था, मैकडोनल्ड्स वालों को भी मेरी सर्विस की जरूरत नहीं होगी
आएगी, बट अदरवाइज कोई भी मिलना कार्ड दे देना, ये कर देना। बहुत बढ़िया यार, मतलब रियलिटर्स की ट्रेनिंग होती है कि 5 लोगों को दिन में अपना कार्ड देना है ना, ऐसा कुछ होता है ना ऐसा। शायद। अब और ये हर बिजनेस पहले कार्ड देना होता था, अब होता है कि डीएम करो, डीएम एक्सचेंज कर लो। डीएम करो। आज भी हमारे मतलब आप लगा लो कि हमारे कुछ हमारी मार्केटिंग टीम में हमारे पास ऐसे वीएज हैं, हमारा जो एचएएच और एनएलएलसी का पेज है, 20 डीएम्स अ डे होते हैं, नो मैटर व्हाट। आप लोग करते हो या आपको आते हैं? हम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे यही पूछने लगा था नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टेक्निकल होने के लिए। हाँ जी। जो लोग एसईओ गूगल वगैरह को साथ मतलब उनको पता होता है, या फिर ईमेल डेटाबेस का बारे में नॉलेज है, आपने इन टोटल स्टार्टिंग में कितनी ईमेल्स करी होंगी? मतलब डू यू हैव दैट नंबर? एक दिन में 300 400 मैं कर देता था बड़े प्यार से। अच्छा। ये नॉर्मल नंबर है। ओके। मैं क्या करता था ना, लाइक मेरा ऐसे होता था कि मैं डेटा बेस ना, अब जैसे नॉर्मल मैं फ़ोन चला रहा होता था, उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ आपको। मुझे अगर कोई भी ईमेल या कोई कांटेक्ट दिखता था ना, मैं उसकी फ़ोटो खींच लेता था। मैं भी उसकी फोटो खींच लेता था। स्क्रीनशॉट सीधा। कहीं भी मैं किसी रेस्टोरेंट पे जाता था, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एलए फिटनेस गया था एक बार। एलए फिटनेस, यहाँ हमारे एलए फिटनेस पे ना स्टार्टिंग में आपको पता होगा विजिटिंग कार्ड टेबल सा पड़ा होता है, विजिटिंग कार्ड्स पड़े हैं, छाता लगा के। छाता लगा के मैंने वहां से सारे एक करके विजिटिंग कार्ड उठाए थे। उसके बाद घर जाके उनको ईमेल कर दी थी। ओके। तो मैंने ऐसा डेटाबेस इकट्ठा करा है। आज मेरे पास कोई 60-65,000 कॉन्टैक्ट्स मेरे पास मेरे डेटाबेस में पड़े हैं। ओके। मेरे पास अभी पड़े हैं। गोल्ड, दैट इज गोल्ड। वो मतलब वो वैल्यूएबल। और डेटाबेस ऑर्गेनाइजिंग करने का बहुत अच्छा तरीका, नेम, फोन नंबर, ईमेल। फोन नंबर चेंज होगा, ईमेल सालों साल नहीं चेंज होगी। मेरे पास नेम, फोन नंबर, ईमेल, ये और प्रॉपर्टी एड्रेस आल्सो, ये मेरे पास अभी भी पड़े हैं। भाई देखा जाए तो वैसे मतलब नॉर्मल बंदे के हिसाब से, अगर कोई नॉर्मल बंदा सुन रहा होगा इसको, तो देखा जाए तो कितनी बेसिक सी चीज़ है। आप गए, आपने कार उठाया, आप घर आए, आपने ईमेल कर दी, बस। करते कितने हैं? नहीं करते, वो प्रॉब्लम है। करते कितने? वो नहीं करते। तो आप में एक्शन टेकिंग आपके अंदर आप हाँ, हो। तो उसमें मैंने आपको वही बताया। मैं सोचता था अगर मैं प्रोबेबिलिटी बड़ी कम लेके चलता हूँ। आज भी 300 ईमेल्स करी, 300 में से कोई 30 लोगों तक मेरी ईमेल पहुंच जाए, 30 लोगों में से 3 लोग ओपन करके रिप्लाई कर, बस 1% ही चाहिए आपको। बस उस एक दिन का अगर आप लगा लो कि अगर मेरे को कोई एक दिन की एवरेज अगर 300 की है, तो अगर उसमें से 300 में से कोई एक ने भी रिवर्ट कर दिया ना मेरे को, तो मेरे तो पैसे वसूल हो गए। या बिल्कुल, बस दैट्स इट। सेम गोज विद वही आपका वो गूगल एड्स हो गई, एसईओ हो गया। यार मुझे लगता है कि पेड एड्स चलाने से पहले देयर इज सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। ऑर्गेनिकली बहुत कुछ चीजें ऑर्गेनिकली बहुत चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस हैं जो वर्ड ऑफ माउथ पे चलते हैं। बिल्कुल, चल सिर्फ करते ही वही है वो। और बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखो, मार्केटिंग में ये नहीं कह रहा ज़रूरी नहीं है, आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। दिखोगे तभी बिकोगे, अदरवाइज बिकोगे भी नहीं। तो मतलब वो है इम्पॉर्टेंट, बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक चीज़ और मतलब अगर मैं देखूँ तो देयर इज़ लाइक फ्यू ओल्ड स्कूल गाइस स्टिल जो अपने सिर्फ रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज भी सक्सेसफुल है। और वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको शोशाबाजी का कोई लेना देना नहीं है। वो फ्लैशी लाइट्स में नहीं है, फ्लैशी लाइट में नहीं है, इंस्टाग्राम पे फ्लेक्सिंग में नहीं है। अच्छा, आपने जैसे बोला कि इंस्टाग्राम कई बंदे यूज़ करते हैं फॉर फ्लेक्सिंग, कई बंदे यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग दैट बिजनेस। तो फ्लेक्सिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस इकट्ठे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप वो करना स्टार्ट कर दो, दिखाओ अपनी एग्जैक्टली कि भाई यार मैं एंजॉय अच्छा करता हूँ, एग्जैक्टली कि भाई मतलब मेरा ये मेरा लाइफ स्केड्यूल है, मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, मैं अपना भाइयों के साथ घूमता हूँ, मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, तो वो भी ज़रूरी है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ताकि आपका एक पर्सनल रिलेशन सामने वाले बंदे के साथ ताकि लोगों को लगे तो सही ये भी यार हमारे जैसा ही है, सिर्फ काम रोटी ये भी यही खाता है, रोटी खाता है और रोटी खाता है, वो चीज़ है। तो वो लाइक दोनों चीज़ों को आप बैलेंस तरीके से यूज़ करो। चलो, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था पर्सनल ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया। मैं आपसे थोड़ा सा एक सेम टेंजेंट पे बट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी। क्या आप अभी जिस इंडस्ट्री में आप हो, हाँ जी, उस इंडस्ट्री में और लोगों को घुसने का एडवाइस करोगे? और अगर करोगे तो ओंटारियो में किस रीजन में फोकस करने के लिए करोगे? किस बिजनेस के लिए? आप मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, या एयरबीएनबी के लिए?
एयरबीएनबी पे बाद में आते हैं अभी। लाइक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, ये दो चीजें। मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेनेंस की बात करते हैं, क्योंकि मेरा एक टेनेंट था वाटरलू में, जो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, मेरे डैड ने जो खरीद के दी मेरे को। जो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी थी वो कैसे ली, कब आई, वो बाद में देखेंगे, बात करनी है या नहीं। बट आप मुझे बताओ, वहाँ पे वो लोग, एजैक्स की कंपनी थी, ओके, they rented out the whole house, and they were a landscaping company जिनके प्रोजेक्ट्स वाटरलू, किचनर, वाटरलू, गोल्फ वगैरह आसपास चल रहे थे। तो उन्होंने रूमिंग हाउस बनाया हुआ था अपने एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज के लिए। तो वो उस बंदे के पास तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे, टेंडर्स भी थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी थे। वो होम डिपो की पार्किंग लॉट भी जाके स्प्रे करता था, यू नो, ऑल दैट स्टफ। तो आप किसी को एडवाइस करोगे इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए, अभी एक तो ये है कि स्टार्टिंग से बिजनेस करने का एडवाइस करोगे या नहीं, या फिर दूसरा है कि चला चलाया बिजनेस एक्वायर करने के लिए एडवाइस करोगे, या फिर वर्सेस खुद सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना चाहिए। चला चलाया बिजनेस तो अब मैं कल कोई रेस्टोरेंट खरीद लूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे रेस्टोरेंट का कुछ चलाना ही नहीं आता, मुझे उसके इनसाइट्स ही नहीं पता, तो वो तो बिजनेस आज भी फेल है, कल भी फेल है। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है इस चीज़ में, तो वो तो बिजनेस फेल है। अब मैं कहूँ कि मैं भाई की मार्केटिंग कंपनी टेक ओवर कर लूँगा, मैं कल डुबा दूंगा वो, चाहे वो आज $1 मिलियन वर्थ रखवाती हो। अगर मैं कहूँ कि मैं कल से मॉर्गेज शुरू कर देता हूँ, तो डुबा दूंगा, एक भी क्लाइंट नहीं आएगा, क्योंकि लीगैलिटी तो पता ही नहीं है। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड ऑलवेज। तो आपको यू हैव टू बेसिकली, यू आर सेइंग कि यू हैव टू बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप। यस, ओके, वो सबसे सस्टेनेबिलिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है मेरे अकॉर्डिंगली। ओके, बाकी सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं कि भाई मे बी वी कैन हायर और आउटसोर्स द थिंग्स, कि हम पैसा लगा दें और आउटसोर्स कर दें। वो एक अनदर सेगमेंट है काम करने का, बट उसमें भी मतलब आई रिकमेंड कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए हर चीज़ की। मैंने वन ऑफ द वेरी बिग नेम अभी थोड़े टाइम पहले पॉडकास्ट देख के हटा हूँ, विजय माल्या का। अच्छा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था यार वो। ठीक है, तो उसके अंदर उसने बताया, अगर मैं पेंट इंडस्ट्री में था तो कह रहा मैं पेंट की फैक्ट्री में मैंने काम किया है। लिक्कर में था तो लिक्कर में मेरे फादर साहब थे एंड वो मैं मैनेज कर रहा था। स्पोर्ट्स में मेरा खुद का इंटरेस्ट बहुत था। तो कह रहा ये सब मेरे बिजनेसेस तब थे, अदरवाइज कह रहा मैं लाइफस्टाइल के अराउंड बिजनेस था, बिजनेस के अराउंड लाइफस्टाइल नहीं था। यस, सो वो चीज़ें मतलब मेरे अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग इज बेस्ट, कि इफ यू वांट टू रिटेन एंड सस्टेन। ठीक है, आज की डेट में मैं सॉरी यार, मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली बहुत क्यूरियस हूँ। क्योंकि अगर नया कोई बंदा कोई नया बंदा आता है, मान लो उसको लेट्स से $7-8 हज़ार कमाने हैं महीने के, उसका सेट गोल है कि मेरे को $7-8 हज़ार कमाने हैं, सही, और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और होम सर्विसेज का करना चाहता हूँ, सही है, ठीक है, जिस मान लो फील्ड में आप हो। हाँ जी, आप उसको ओंटारियो में रहता है वो, किस शहर में, कौन से रीजन में आप बोलोगे और जाके क्या करने के लिए बोलोगे उस बंदे को? छोटे शहरों को टारगेट करो। ओके, ऑलवेज जस्ट टारगेट स्मॉल सिटीज, क्योंकि वहाँ आपको सी इन द लाइक सिटी ऑफ नाइग्रा फॉल्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सिटी ऑफ मिसिसागा, देयर आर ऑलरेडी बिग फिशेस सस्टेनिंग ऑलरेडी। वो आपको बारी भी नहीं आने देंगी। आप में भी शायद उनके रेट कट टू कट करके शायद 1-2 क्लाइंट ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मे बी ठीक है, बट उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने लेट्स से ये मेरी क्लाइंट है, आपने इनको लोअर प्राइस में आपने इनको खींच लिया अपने पास, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5वें महीने आप खुद ही उनसे बैकअप कर दोगे, या आपकी वो क्वालिटी को वो करके आपको ही फायर कर, राइट, ओके। क्योंकि कितना रेट कट करोगे आप थोड़ा यार मैंने आप एलेक्स हॉर्मोजी को सुनते हो? नहीं, आप जो वो कार सेल्स में है वो? नहीं, आप वो बिजनेसेस एक्वायर करते हैं। ओके, तो उनका कोडी को जरूर सुनता हूँ, बिजनेस एक्वायर। हाँ, कोडी सैंचेज, हाँ जी, बिल्कुल, कोडी को जरूर सुनता। तो आप एलेक्स हॉर्मोजी को सर्च करना। एलेक्स हॉर्मोजी ने एक चीज़ बोली थी जो मेरे साथ बहुत रेजोनेट हुई। उसने बोला कि आपको अपने प्राइसेस घटाने की बजाय बढ़ाने चाहिए, तो यू आर डूइंग सर्विस टू योर क्लाइंट्स। एग्जैक्टली, अगर आप प्राइसेस अपने घटा रहे हो तो यू आर एक्चुअली डूइंग डिससर्विस टू योर क्लाइंट्स। यस, सो मेरे अकॉर्डिंगली आप हमेशा किसी छोटे टाउन, अब होम सर्विसेज हैं तो
छोटे टाउन्स में आप अपना नाम जल्दी बना लोगे ओके and then you can expand, और उसके बाद then you can just maybe go to any of the maybe a bigger town or a sub town, like don't come to Brampton straightly, जॉर्ज टाउन चले जाओ मे बी आपने कैलेडन में अपना एक अच्छा नाम बनाया, यू हैव लाइक 50-60 प्रॉपर्टीज, देन यू जस्ट वेस्ट ब्रैम्पटन में आ गए, साउथ ब्रैम्पटन में आ गए, देन एटलीस्ट यू शुड यू कैन टेल कैलेडन में 90 प्रॉपर्टीज सिटिंग इन माई पॉकेट, ओके यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन दैट, या you have a social proof also. एग्जैक्टली यू हैव अ सोशल प्रूफ. बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी का कोई हिस्ट्री नहीं है कि आपने आज तक काम कितना करा है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक मेक सेंस करती है. Got it. सो छोटे होम सर्विसेज लाइक ऐसा है कि अगर लाइक सी इफ यू हैव अ क्रेजी कैपिटल, इफ यू हैव, देन यू कैन स्टार्ट इन टोरंटो फॉर श्योर, और मे बी मिसिसागा, ठीक है, क्योंकि तब आपके लिए यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन यूनिफॉर्म्स, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन फ्लायर्स, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, क्योंकि अदरवाइज आप स्टैंड आउट कर ही नहीं सकते. Yeah. क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वो लोग हैं, बिग फिशेस बैठी हुई हैं. Yeah. छोटे टाउन में अगर लाइक मे बी आप यू डोंट हैव द बजट टू इन्वेस्ट इनटू द यूनिफॉर्म, सो मे बी आप नहीं कर सकते, बट आप यू कैन कैजुअली गो इन द ब्लैक क्लोथ्स. सिंपल. छोटे टाउन में एक्सपेक्टेशंस कम होएंगी. बिल्कुल. मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल थी वो वेललैंड से शुरू हुई थी. ओके. नायग्रा फॉल्स में बाद में आया था. वेललैंड में बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट करने लग गए थे बीच में. करने लग गए हैं, थे, अब हट चुके हैं. हट गए हैं. वो क्यों हो रहा है? टर्न अराउंड वही नहीं है, क्योंकि अब वेललैंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. नो डाउट घर सस्ते मिल रहे हैं. ब्रैम्पटन में उनको वही जो घर मिलियंस के मिलते हैं, या वो उनको 7-8 लाख के मिल जाते हैं. मतलब लाइक देयर इज अ मार्जिन है, मतलब डिफरेंस है इतना. बट पहले एक बूम था, शेरिडन कॉलेज हमारे फोर्ट एरी आ गया था, हाउसिंग बढ़ रही थी, लोगों ने ले लिया. अब आज की डेट में रेंट आउट करने मुश्किल है स्टूडेंट. अगेन वही बात आ जाती है, सारा इमिग्रेशन ही रोक दी है. इमिग्रेंट्स है ही नहीं, कहाँ से आपके घर कहाँ से रेंट आउट हो जाएंगे. सिर पे हाथ रख के लोग रो रहे हैं. मेरे को 1-2 बार बोल चुके हैं लोग कि थोरोल्ड में कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, फोर्ट एरी में है, पोर्ट कोलबर्न में है, कि आप इसको एयरबीएनबी कर लो. एयरबीएनबी भी वो नहीं कर सकते. रीजन बिहाइंड दे डोंट हैव द पैसे और दे डोंट हैव द कैपिटल टू फर्निश दोज प्रॉपर्टीज. अंडरस्टूड. वो कह रहे हैं कि जी डाउन पेमेंट में ही, क्लोजिंग में ही डन हो गए थे हम, तो हमारे पास तो ड्रेन आउट हो चुके हैं पैसे. और उसके बाद मॉर्गेज उनकी $32, रेंटल एक्सपेक्टेशन $3000. वो कह रहे हैं 4 बेडरूम के कहाँ से $3000 दिलवा दूंगा, वो भी नायग्रा फॉल्स में. मैंने आपको जो बंदे का बात बताई थी ना स्टार्टिंग में, जो जिसने इंडिया से पैसे लिए हुए थे. हाँ जी. 75 लाख रुपए उसने इंडिया से उठाए हुए हैं. ठीक है. उसका भी वेललैंड में, उसकी भी वेललैंड में प्रॉपर्टी है. दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि क्या सीन चल रहा है वेललैंड. मैं तो कभी गया नहीं इन्वेस्ट करने वहाँ पे. वेललैंड में मतलब लाइक ठीक है, अच्छा है. मैंने वेललैंड में ये सुना था, जिस कोचिंग ग्रुप में मैं था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो सिंगल फैमिली बंगलो होता है, हाँ जी, उसको ट्राइप्लेक्स में कन्वर्ट करने का बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा था. तो ये मैंने देखा. जस्ट बिकॉज द कॉलेज, द वेललैंड कैंपस कॉलेज इज नियर बाय एंड यू कैन इजीली मेक अ गुड रेंटल पोटेंशियल फ्रॉम दैट. दैट वाज द ओनली रीजन. बट अब स्टूडेंट्स हैं ही नहीं ना. राइट. बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं, बहुत मॉडरेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज भी है, जिन लोगों के लिए हम लोग क्लीनिंग किया करते थे. दे यूज्ड टू गिव मी 80 हाउसेस अ मंथ. 80 हाउस, ऑल डीप क्लीनिंग. उनकी जो इनवॉइसिंग होती थी वो मैं 5+ फिगर्स में करता था. मुझे आज भी याद है. एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप इन द क्लीनिंग. अच्छा इतना बड़ा, जैसे मान लो आपने इनवॉइस डाली, ठीक है, 5 फिगर्स की आपने बात करी, तो मान लो आई डोंट नो, आई पुट अ आर्बिट्रेरी नंबर, लेट्स से 50,000 फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो जब आपने इतनी स्ट्रगल देख के आप चार्जर के पीछे बैठ के आप ईमेलें लिखते थे, उसके बाद से आपने थोड़े टाइम बाद जो रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, आपने एक पहला 50,000 या 80,000 या $1,00,000 जो भी अपने बैंक अकाउंट में आता हुआ देखा, क्या फीलिंग थी? फीलिंग अच्छी थी, बट उसमें ये था कि आई हैव टू वर्क मोर. अभी भी यही है. अभी हंगर, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हंगर भी तो बढ़ती है, जरूरतें भी बढ़ती हैं. बंदा सेटिस्फाई होता है कभी या नहीं? कभी भी नहीं होता. क्या होता है लाइक मैं उस टाइम पहले मैं सोचता था $1,000 अगर $2,000 अगर पे चेक है तो 5,000 बन जाए. अब 5,000 अगर बन रहे हैं तो वो खर्चे हैं 15,000 के, 15,000 अब बन रहे हैं तो फिर 50,000 पे बात पहुंच जाएगी. 50,000 पे आ चुकी है. तो कहाँ जाके आपको लगेगा कि आपके लिए एज अ इंडिविजुअल, एज अ बिजनेस ओनर, आप
आपको कहाँ जाके लगेगा कि यू आर if you ask me this question as a business entrepreneur, sky is the limit. As a business owner, या sky is the limit. ये मेरी हंगर कभी ख़त्म नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ. और अगर लाइक बीइंग अ सन, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ ब्रदर, अगर ये पूछो तो शायद वो 30 पे आके ख़त्म हो जाएगी. 30 मिलियन. 30 नहीं, 30 मिलियन, 30 ईयर, जब मैं 30 का हो जाऊँगा. अच्छा क्योंकि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ पर्सनली 30 पे आके. ब्रो, मैं परसों हूँ यार, आप तो डरा रहे हो मेरे को. मैं परसों 30 का हूँ यार. मैं भी नहीं, पर मैं 30 पे रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ. मैं मतलब मैं बस अभी मेरे पास मैं अभी 25 का हूँ. 26 जनवरी 2000 बॉर्न हूँ मैं. एंड मैंने सिर्फ मतलब लाइक मेरा खुद से प्रॉमिस है, मेरी मम्मा से प्रॉमिस है कि मैंने सिर्फ 30 तक काम करना है. एंड 30 तक मैं इतना काम कर लूँगा कि बस मतलब लाइक जनरेशनल ठीक हो जाएगी मेरी. मतलब मेरी आने वाली 1 जनरेशन 2 जनरेशन के लिए मैं ठीक कर दूंगा. ठीक है, बस ये मेरा गोल है, ये मेरा मोटिव है. और इसी को लेके मैं आगे ये नहीं है कि 30 के बाद मैं काम नहीं करूँगा, बट लाइक मैं एक पार्ट टाइमर हो जाऊँगा. मैं फुल basically you'll step down from the CEO role. Exactly. I will just spend my फिर आप time. strategist बन जाओगे. फिर मैं जस्ट अपना टाइम स्पेंड करूँगा अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ. और मेरे फादर साहब थोड़ा बिजी ज़्यादा रहते थे बिजनेस में, तो उन्होंने थोड़ा टाइम हमारे को कम ही दिया है. तो वो बिजी ज़्यादा थे, बट अब वो देते हैं, ऐसा नहीं है. बट मैं नहीं चाहता कि मैं वो पार्ट अपने अड़ों के साथ करूँ. मैं अपने अड़ों को बढ़िया टाइम दूंगा, उनको बड़ा होते हुए देखूँगा. गॉड स्पीड ब्रो, गॉड स्पीड. बस वो उनको बड़ा होते हुए देखना है और उनको खेलना है उनके साथ. बिल्कुल बिल्कुल. बस वो विजन है, बस अदरवाइज और कुछ नहीं. और बाकी टाइम स्पेंड करना है अपने घर वालों के साथ. बस जल्दी काम करके जल्दी फिनिश होए, बस वो है कि बस जल्दी कर लें जो करना है, कैश आउट कर लें. हाँ. क्योंकि ये गोल्डन पीरियड है. ऑफ कोर्स. अब मैं 40 साल का जब मैं हो जाऊंगा तो तब मैं मेरे में इतनी अब हम सारे यंग बैठे हैं इस रूम में. आज जो हमारे में पोटेंशियल एनर्जी है, जो मतलब जो मेरी सोचनी ऐसी है, आज जो हमारे में एनर्जी है वो जरूरी नहीं है वो साल बाद भी होएगी. बिल्कुल. साल बाद होगा यार, छोड़ यार, ठीक है यार, कोई बात नहीं. आज आपको पता है कि आप 26 घंटे काम कर सकते हो, 24 घंटे भी काम कर सकते हो, क्योंकि जवान हो ना. मेरे फादर साहब कहते हैं पत्थर भी खा लोगे तो वो भी हजम हो जाएगा. या पत्थर भी खा लो, वो भी हजम है इस बार अभी इस एज में. उसके बाद 40-50 में फिर क्या, 40-50 में मैं क्या जी वैगन के मेरी ड्रीम कार है. अच्छा. जो मैंने 2026 में 26 जनवरी को लेनी है. अच्छा. मेरा बर्थडे है, तो मतलब मैंने अपने आप को मोटिव ब्रो कैम्ब्रिज आना है फिर पक्का लेके गाड़ी. अब ये नहीं पता कि वो गाड़ी कहाँ आएगी, इंडिया आएगी या यहाँ आएगी, बट आएगी ज़रूर. ये मेरा मोटिव है. अब ये नहीं पता, मैं अगर उन दिनों इंडिया हुआ तो वो इंडिया आ जाएगी, फिर उसका कवर मेरी मम्मी उतारेगी. अच्छा ठीक है. और यहाँ हुआ तो फिर कोई भाईचारे ही हैं, फिर सारे भाईचारे उतारेंगे. तो आपके पेरेंट्स यहाँ आने का प्लान है? नहीं, उनका कोई प्लान नहीं है, वो आना नहीं चाहते. लाइक उनका अच्छा है वहाँ सब कुछ, तो वो लाइक यहाँ फॉर श्योर वो हमें मिलने आना चाहते हैं. मेरी छोटी सिस्टर यही है, मतलब मेरी रियल सिस्टर है छोटी यहाँ. ओके. और वाइफ है, हम तीनों ही हैं घर में, और तो कोई है नहीं. और बाकी हम वाइफ के भी पेरेंट्स वही हैं, उनका भी छोटा भाई है एक. और मेरे मदर फादर हैं, और मेरी जॉइंट फैमिली है वहाँ सारी. मेरे दादाजी हैं, दादी मेरे हैं नहीं. एंड तो बस अभी सारी वहाँ फैमिली है. जॉइंट फैमिली में रहने के आपको एज अ पर्सन जो आप आज हो, बिजनेस पर्सन आज हो, इतने आउटगोइंग हो, या फिर यू डोंट माइंड पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड जस्ट कम्युनिकेटिंग एंड नेटवर्किंग, उसमें आपको लगता है कि जॉइंट फैमिली हैड अ रोल टू प्ले एंड योर अपब्रिंगिंग हैड अ रोल टू प्ले? जॉइंट फैमिली लाइक अब मेरी तो ऐसे है ना, हमारी जॉइंट फैमिली सिर्फ चाचे मतलब मेरे ताया जी या बुआ या वही नहीं है. हमारा मतलब अब बड़ैल में हमारी एक जॉइंट परिवार है. जैसे अब यहाँ कह देते हैं ना स्ट्रीट, हाँ राइट, वहाँ हम कह देते हैं टब्बर, मल्ला. वहाँ मल्ला ही हमारा है. ओके. तो सामने वाले घर में ताया जी, इधर चाचा, इधर छोटा ताया, इधर दूसरे चाचा. तो मतलब आप लगा लो कि सिर्फ वो न्यूक्लियर मतलब वो एक जॉइंट की भी जॉइंट होती है, मतलब जॉइंट की भी छोटी वाली जॉइंट होती है ना, वो वाली छोटी जॉइंट नहीं है मेरी. मतलब मेरे परिवार में कोई 150-200 बंदा है. अच्छा. इतनी बड़ी फैमिली है मेरी. तो वो ऑब्वियसली वो रोल प्ले करती ही है. मतलब बिल्कुल रोल प्ले होता है उसमें, क्योंकि हर किसी के थॉट एक्सचेंज होते हैं. बट मेरे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ इतना एक्सप्लोजर नहीं था.
मतलब मेरे सराउंडिंग्स में मेरे जो दादाजी हैं उनके मतलब थोड़े ज़्यादा वो पढ़ लिख ज़्यादा गए, थोड़ा बाहर चले गए, सरकारी नौकरी उनकी लगी। उसके बाद फिर मेरे दादाजी ने अपने भी आगे चारों बच्चों को बढ़िया पढ़ाया। मेरी 2 बुआ हैं और एक मेरे फादर साहब एंड मेरे ताया जी, तो उनको भी अच्छा पढ़ाया आगे। तो मतलब हमारी मतलब हम थोड़े मतलब मेरी उधर बड़ैल वाली हमारी फैमिली में तो इनको थोड़ी एजुकेशन है। बाकी सब ये है कि पुराने लैंडलॉर्ड हैं, उनको किराए आते हैं, किसी की शाहूकार है वो सरजी वाली नहीं है। वो पिंडों वाले हैं, वो उनका एटीट्यूड उनका और ही डिफरेंट है। वो सवेरे गली में मंजा डाल के बैठ जाते हैं, हुक्का मैं समझ सकता हूँ ब्रो, क्योंकि मेरे को तो मतलब वो वाले हैं। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है उनके पास, बट लाइक रुतबा पूरा है। रुतबा उनका मतलब वो अपने आप को अंबानी से कम ही नहीं समझते। कह रहे हैं उन्हें पता है कि हमारे खाते में इतने पैसे गिरते हैं, हमारा सर रहा है बढ़िया, हम अच्छी रोटी खाते हैं, बस उनसे ऊपर का ही नहीं कोई। बिल्कुल। और बढ़िया है वो, अच्छी बात भी है। अब जिसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, मतलब जो 2 टाइम की, मैं तो कहता हूँ 2 टाइम की जिसको रोटी अच्छी मिलती है, उसके घर वाले उसके साथ हैं, माँ बाप को वो प्यार करता है और वो माँ बाप उसको प्यार करते हैं, वो तो ब्लेस्ड है बहुत ज़्यादा। मतलब उससे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में टेंशन है, हम किस्मत ख़राब है। घंटा किस्मत ख़राब है, किस्मत उनकी ख़राब है जिन्हें चल पैर नहीं उठ नहीं पाते। बिल्कुल। जिनके घर वाले दूर हैं, दूर है या है या दूर हो गए या है कुछ भी, जो भी है वो मतलब आई फील माई सेल्फ कंपेयर, अब जैसे आपके साथ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे स्टोरीज पापा बताते हैं और या बड़े पापा बताते हैं, हमारी भी जॉइंट फैमिली है। हाँ जी। तो जैसे आपने बोला ना पूरी गली या पूरा मोहल्ला है, तो जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, तो मेरे दादाजी वगैरह 5 भाई हैं, थे 5 भाई थे। हाँ जी। सबके आगे 2-2 3-3 बच्चे, 3-3 बच्चे, 4-4 भी। मेरे जो मेरी फैमिली है, वी हैव मेरे पापा, मेरे ताया जी, ठीक है, 2 तो भाई हो गए, 6 बुआएं मेरी, ओके, ठीक है। और बाकी सबके तो हमारी भी जैसे जहाँ पहले रहते थे तो पूरा बोर्ड पापा बताते थे लगा होता था, ये मेहता गली है, ठीक है। तो जैसे आप बता रहे हो तो आई कैन रिलेट टू दैट, बिकॉज वो लोग इतना रुतबा होता है, आप कहते हैं हमारी गली से कोई तेज बाइक चला के निकल सकता था। बस यही हमारे में ऐसा ही है। हमारे तो आज भी पकड़े कुट देते हैं और हमारे बड़ैल के ऐसे ही हैं सारे। वो हल्का, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे गालियाँ देते हैं बड़ी गंदी गंदी। और मेरा भाई है, मेरे बड़े भाई हैं, साथ मेरे घर के बिल्कुल साथ वाला घर है उनका, लक्की भाई उनका नाम है। तो वो उनकी शॉप उनके घर के पास ही है। तो उनका छोटा बेटा एक उसका मेरा उन्हीं का छोटा ब्रदर है, मतलब हम भाई हैं मेरे, वो दोनों रियल कज़न है, रियल ब्रदर्स हैं, लक्की एंड शेंकी। अच्छा। तो उनका शेंकी भाई का छोटे वाला बेटा है, बड़ा खतरनाक है भाई। वो आते जाते को जो गालियाँ देता है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो माहौल हमारा ऐसी है, देसी वो ठाट बाट वाला माहौल है, ठीक है। उसके बाद हमारे दादे सारे ऐसे ही तीखे हैं सारे। तो मतलब माँ बहन हमारे मुंह पे ही रहती है। वो मैं यहाँ आके मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया, ठीक है। बट ये तो चलो ऑफ कैमरा मैं भी ऐसे ही हूँ। बिल्कुल। तुषार, रोहन, यूवी, इन सबको पता है मैं नॉर्मल, मेरी स्लैंग वो हेल्पिंग वर्ब है हमारे। बिल्कुल ब्रो, मैं जब मैं काम करता था रेनोवेशन वाला, जो मेरी अपनी टीम थी, तो जिस तरीके से उनसे बात करनी पड़ती थी काम कटवाने के लिए भी, वो पाजी थे, उनको पता था मैं दिल से बड़ा प्यार करता हूँ उनको, कि बहुत प्यार कर दिल से, मतलब उनका बेबी हुआ, मैं गया, पूरे अच्छी फैमिली तरीके रिलेशन। लेकिन जब काम करना है तो फिर काम करना है, फिर यार कोई बकचोदी नहीं चाहिए। तो फिर वो चीज़ें उनको पता होती थी। तो यार ब्रो रैप अप करते हैं, कोई लास्ट सेगमेंट, कोई क्वेश्चन आपका हो, कुछ हो? मैं आपसे सारे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, मेरे को अच्छी आपसे इंसाइट मिली। अब आप मेरे को बस एक ये चीज़ बताओ व्यूअर्स के लिए स्पेशली, अगर कोई आपकी मॉर्गेज इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहे या उसको कोई मेंटोरशिप चाहिए या किसी को क्वेश्चन है, तो क्या वो आपको रीच आउट कर सकता है? बिल्कुल, आप मुझे रीच आउट करा सकते हो या कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ यूजुअली, फ़ोन मेरे हमेशा हाथ में रहता है। आपकी इंस्टाग्राम एंड आपकी ईमेल जो होगी वो हम बिल्कुल इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, 100%, लाइक एनीवन कैन रीच यू आउट। 100%। आप मेरे लायक कोई आपके क्वेश्चन? मैंने आपसे आपकी स्टोरी पूछी, मैं बहुत क्यूरियस था कि ये बंदा कौन है, तो मुझे आज पता चला। बहुत अच्छा लगा ब्रो आपकी स्टोरी जान के। और पहली बार मैंने अपनी स्टोरी पहली बार किसी को बताई है, मतलब ये वाली कि मैं 13
की उम्र में आया, क्या बात है, पहली फ्लाइट का क्या एक्सपीरियंस था, मेरे पापा को क्या लग रहा था, सही, फैमिली की बात हमने करी, बिजनेस की बात हमने करी, पर्सनल ब्रांडिंग की, तो अच्छी हमारी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही आज की। नहीं बाकी दुबई की कॉन्वर्सेशन तो ऑन गोइंग जा ही जा सकती है, बट बिल्कुल आई थिंक उसके लिए हम एक पार्ट 2 रख लेते हैं, पार्ट 2 रखेंगे, पार्ट 2 ठीक रख है, लेते डन है, हैं, डन पार्ट है, 2 रख लेंगे, ठीक बिल्कुल है जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच लक्ष्य ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, for joining me, and we'll sure share more insights and growth together. डेफिनेटली। So thank you so much everyone for watching True Talks with Shah, and this was our episode number 4th, and keep supporting, keep sharing.